हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेआईबी 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे पास इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं वीडियो क्वेश्चंस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना होगा GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा समर 2023। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर करने वाले हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैंक लॉज के बारे में जानते हैं कि बैंक लॉज बेसिकली यहाँ पर क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखो, बैंकों का मेन काम क्या होता है। बैंक का जो मेन काम है वो क्या है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। ठीक है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, और उस डिपॉजिट से जो भी पैसा आता है, जो भी मनी आता है, उसको यहाँ पर लोन वगैरह दे देना, लोन वगैरह दे देना। तो ये मेन काम होता है। तो यहाँ से एक चीज आपको पता लगती है कि जो बैंक है वो बेसिकली हमारी जो जनरल पब्लिक है उसके पैसे के साथ, मनी के साथ यहाँ पर जो है डील करता है। तो हमारे लिए जरूरी होता है कि बैंकों को प्रॉपरली यहाँ पर रेगुलेट किया जा सके, ताकि लोगों का जो पैसा है वो यहाँ पर सेफ रह सके। ठीक है, और उनका जो भरोसा है हमारे बैंकिंग सिस्टम में और जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में वो यहाँ पर बरकरार रहे। क्योंकि देखो, अगर किसी देश में बैंकिंग सिस्टम या फिर फाइनेंशियल सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ गया तो वो अपना पैसा जो है वो बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम से निकालना शुरू कर देंगे, जिसका अल्टीमेट क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी जो इकोनॉमी है वो भी यहाँ पर जो है गिर जाएगी। तो इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारा RBI है, वो यहाँ पर इंश्योर करता है कि बैंकों को प्रॉपरली यहाँ पर रेगुलेट किया जा सके। तो जो हमारे बैंक लॉज हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिनकी हेल्प से हम यहाँ पर जितने भी बैंक्स ऑपरेट कर रही होती है इंडिया के अंदर, उनको रेगुलेट करते हैं ताकि वो सही तरीके से काम कर सके और हमारी पब्लिक का जो पैसा है वो यहाँ पर सेव कर सके। अगर हम यहाँ पर इंडिया की बात करें तो मेनली हमारे यहाँ पर दो बैंक लॉज हैं, या फिर आप उसको दो एक्ट कह सकते हो, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के अंडर बैंकों को रेगुलेट करने के लिए। वो दो एक्ट कौन है? पहला एक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, और दूसरा एक्ट है हमारा यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में BR एक्ट भी कहते हैं, 1949। ये दो एक्ट मिलके जो है हमारे एंटायर बैंकिंग सिस्टम जो है उनको यहाँ पर रेगुलेट करने का काम जो है वो करते हैं। तो आज हम यहाँ पर पहला एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को क्वेश्चन की हेल्प से यहाँ पर समझने की कोशिश जो है वो करेंगे। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको मेनली बनाया गया था RBI के लिए। यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर RBI कैसे काम करेगा, उसके पास क्या क्या अथॉरिटीज होंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो सारी चीज जो है RBI को कौन बताता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। यानी कि RBI जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है, कोई भी इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, तो उसे यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही करना होता है और उसको फॉलो करके ही करना होता है। तो RBI कैसा? RBI के पास जितने भी यहाँ पर पावर्स है बैंकों को कंट्रोल करने के लिए, हमारे अदर फाइनेंशियल सिस्टम जैसे कि मनी मार्केट हो गया उनको रेगुलेट करने के लिए, वो सारी की सारी पावर जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से यहाँ पर जो है मिलते हैं। तो एक ओवरव्यू से हमने ले लिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट क्या है, बेसिकली इसको क्यों ले आया गया था। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर जो है देख लेते हैं।
ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, यानी कि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट देखो क्या है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1 1935 ऑपरेट्स अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, यानी कि इसको 1 अप्रैल 1935 को यहाँ पर बनाया गया था और ये यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑपरेट करती है, अपना काम जो है वो करती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो आरबीआई को बनाने के लिए जो है स्पेशली हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 जो है यहाँ पर पास किया गया था और उसके बाद आरबीआई को जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्या है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनिशियली प्राइवेटली ओन्ड बिकेम फुली गवर्नमेंट ऑन इन 1949 एज पर द आरबीआई एक्ट, यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थी वो पहले प्राइवेटली ओन थी, यानी कि उसके ऊपर जो ऑनरशिप थी वो प्राइवेट प्लेयर्स की थी, पर 1949 में जाकर इसके ऊपर जो ऑनरशिप हो गई वो हमारी पूरी की पूरी गवर्नमेंट की हो गई और इसके लिए अलाउ किसने किया था, आरबीआई एक्ट ने। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, the Reserve Bank of India is now wholly owned by the Government of India as mandated by the RBI Act 1934। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो आरबीआई एक फुली ओन्ड गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, यानी कि इसके ऊपर जो ऑनरशिप है वो सारी की सारी हमारी गवर्नमेंट की है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारे यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है हमारी यहाँ पर आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड वो यहाँ पर जो है करेक्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आरबीआई से रिलेटेड थी, क्योंकि हम आरबीआई एक्ट पढ़ रहे हैं तो आरबीआई के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए। एक चीज आपको पता है कि आरबीआई क्या हमारे यहाँ पर सेंट्रल बैंक है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर इंप्लीमेंट करता है, तो ये बातें आपको पहले से पता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस की जो आरबीआई एक्ट की हैं और जो बताते हैं कि आरबीआई यहाँ पर कैसे काम करेगी। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा सेक्शन 1 से रिलेटेड है, जो कि कह रहा है व्हाट डज सेक्शन 1 ऑफ द आरबीआई एक्ट सिग्निफाई, यानी कि जो आरबीआई का सेक्शन 1 है आरबीआई एक्ट का 1934 का, वो यहाँ पर क्या सिग्निफाई करता है, क्या चीज हमें यहाँ पर बताता है। पहले यहाँ देखो, इट लिमिट्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट टू स्पेसिफिक स्टेट, यानी कि ये हमें बताता है कुछ चुनिंदा स्टेट्स को छोड़कर, ठीक है, बाकी और स्टेट्स पे ये अप्लाई नहीं होता, यानी कि कुछ लिमिटेड स्टेट्स पे ही एप्लीकेबल होता है। उसके बाद क्या, इस्टेब्लिश द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ लीगल एंटिटी, यानी कि सेक्शन 1 ने जो है वो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एज अ लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी जो है इस्टेब्लिश किया था। या फिर इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरबीआई, यानी कि आरबीआई के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए उसको डिफाइन करता है। या फिर इट एक्सटेंड द लीगल वैलिडिटी ऑफ द एक्ट अक्रॉस ऑल स्टेट्स यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया, यानी कि सिंपल भाषा में कहूं तो सेक्शन 1 जो है वो हमें बताता है कि आरबीआई एक्ट ना वो हमारे पूरे के पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, यानी कि जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सभी पे एप्लीकेबल होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो आरबीआई एक्ट है वो होल इंडिया पे जो है वो एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ सब क्लोज ई ऑफ द आरबीआई एक्ट, व्हाट डज द टर्म शेड्यूल्ड बैंक रेफर, यानी कि जो हमारा आरबीआई का सेक्शन 2 है उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल्ड बैंक का क्या मतलब होता है। तो पहली स्टेटमेंट देखो, ए बैंक लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, यानी कि शेड्यूल्ड बैंक एक ऐसी बैंक होती है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड होती है। या फिर ए बैंक दैट ऑपरेट्स ओनली शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ इंडिया, यानी कि ये ऐसी बैंक होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने जो काम है, जो अपने फंक्शंस हैं, वो शेड्यूल्ड एरियाज में ही परफॉर्म करती है। या फिर ए बैंक डेजिग्नेटेड फॉर स्पेसिफिक फाइनेंशियल शेड्यूल्स। तो आंसर आप यहां पर फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। शेड्यूल्ड बैंक का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20E। तो यहां पर देखो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो भी बैंक हमारी सेकंड शेड्यूल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में लिस्टेड होगी वो हमारी कहलाएगी शेड्यूल्ड बैंक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशमेंट एज स्टेटेड इन सेक्शन 3 ऑफ द आरबीआई एक्ट, यानी कि अगर हम यहां पर सेक्शन 3 ऑफ द आरबीआई एक्ट की बात करें तो उसके अंडर आरबीआई को एस्टैब्लिश करने का हमारा प्राइमरी पर्पस क्या था। पहले क्या, टू रेगुलेट द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम है उसको रेगुलेट करना हमारा मेन पर्पस था आरबीआई को बनाने का। या फिर टू मैनेज द यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, यानी कि जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज थे उनको मैनेज करने के लिए आरबीआई को बनाया गया था। या फिर टू ऑपरेट एज अ कमर्शियल बैंक, यानी कि एक कमर्शियल बैंक के तरीके से ऑपरेट करने के लिए हमने बनाया था। तो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि आरबीआई को एस्टैब्लिश करने का मेन पर्पस क्या था।
फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन है, टू रेगुलेट द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया इज द करेक्ट आंसर। तो जैसे ही आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था, उसने हमारी गवर्नमेंट से सारा का सारा जो कंट्रोल है वो यहाँ पर अपने पास ले लिया था, और वो जो है अब यहाँ पर फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करने लगी। हालांकि गवर्नमेंट का पूरा पूरा कंट्रोल जो है आरबीआई के ऊपर है, तो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली इनको ही मैनेज करती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इनिशियल कैपिटल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 4 ऑफ द आरबीआई एक्ट? यानी कि हमारी जो सेक्शन 4 है आरबीआई एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो इनिशियल कैपिटल है वो यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, मतलब कम से कम कैपिटल कितनी यहाँ पर होनी चाहिए? तो दो बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। पहली ये चीज कि हमारा जो आरबीआई एक्ट का सेक्शन 4 है वो यहाँ पर बताता है कि जो हमारी आरबीआई की कैपिटल है वो यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि कितनी होनी चाहिए, उसका आंसर मुझे आप बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? पहला देखो क्या है, 1 करोड़ रुपीज, यानी कि 1 करोड़ रुपीज होगा चल जाएगा। दूसरा क्या है, 10 करोड़ रुपीज, 10 करोड़ होने चाहिए कम से कम, या फिर 5 करोड़ रुपीज, चलो थोड़ा आधा 5 करोड़ कर देते हैं, या फिर 100 करोड़ रुपीज, यानी कि 100 करोड़ रुपीज होना चाहिए। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। बिल्कुल से यहाँ पर ऑप्शन सी 5 करोड़ रुपीज इज आ करेक्ट आंसर। हालांकि आज के टाइम में हमारी जो कैपिटल है वो काफी ज्यादा हजारों में है, पर जो हमारी इनिशियल कैपिटल थी वो यहाँ पर 5 करोड़ रुपीज यहाँ पर थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द आरबीआई एक्ट, हु इज एंट्रस्टेड विद द ओवरऑल मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्क? सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं। तो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग आरबीआई के अंदर कौन सी ऐसी बॉडी है, कौन सी ऐसी बॉडी है या फिर जो पर्सन है जो कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवरऑल आरबीआई की मैनेजमेंट करने के लिए, यानी कि आरबीआई कैसे काम करेगा, कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे, वो सारी चीजें कौन सी बॉडी यहाँ पर डिसाइड करती है? पहला क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति है वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे आरबीआई कैसे काम करेगा, ओवरऑल फंक्शनिंग, या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो डिसाइड करेंगे, या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या फिर लास्ट में रिजर्व बैंक गवर्नर? तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल से यहाँ पर ऑप्शन सी द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द करेक्ट आंसर। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो आरबीआई की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यानी कि आप कह सकते हो कि आरबीआई की पूरे चोटी पे ये बॉडी है, और ये जो है आरबीआई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उसको यहाँ पर जो है लेती है। और ये जो हमारी बॉडी होती है इसके हेड कौन होते हैं? हमारे जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो इसके यहाँ पर जो है हेड होते हैं। क्लियर है आपको? कई बार क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है आरबीआई के अंदर जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है? तो आंसर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और उसके हेड कौन होते हैं? हमारे आरबीआई के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई? यानी कि जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर गलत है, जो हमें सही बात नहीं बताती है, उसे हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द अपेक्स गवर्निंग बॉडी ओवरसीइंग आरबीआई ऑपरेशंस एंड पॉलिसीज। अपेक्स गवर्निंग बॉडी का मतलब बता दूं, सबसे टॉप पे जो होती है, चोटी पे यहाँ पर होती है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारी जो सेंट्रल बोर्ड है ये चोटी की जो है बॉडी होती है जो कि हमारे आरबीआई की ओवरऑल ऑपरेशंस और पॉलिसीज को ओवरसी करती है, यानी कि डिसाइड करती है कि हमारे ऑपरेशंस कैसे होंगे, कौन सी पॉलिसीज यहाँ पर बनेगी। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, इट इज कंपोज ऑफ हाई रैंकिंग ऑफिशियल इंक्लूडिंग द गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पर ये जो हमारी बॉडी होती है इसमें हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे गवर्नर भी होते हैं, डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, और इन मेंबर्स को जो अपॉइंट करता है वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी सरासर गलत है, क्योंकि देखो एक पार्ट सही है, यहां तक ठीक है कि ये जो बॉडी है वो हाई रैंकिंग ऑफिशियल से बनी होती है, पर ये जो मेंबर्स को जो अपॉइंट करने का काम होता है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्या है, द सेंट्रल बॉडी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यानी कि जो सेंट्रल बोर्ड है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन किया जाएगा उसके रिगार्डिंग। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द आरबीआई मस्ट मीट एटलीस्ट 6 टाइम अ ईयर एंड एटलीस्ट वंस इन अ क्वार्टर। यानी कि जो हमारे सेंट्रल बोर्ड है, ठीक है, उसको कम से कम यहाँ पर एक साल के अंदर 6 बार मिलना पड़ेगा, यानी कि 6 मीटिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी, जिसके अंदर वो इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहाँ पर जो है लिए जाएंगे, और कम से कम एक बार एक क्वार्टर के अंदर, जैसे एक साल के अंदर 4 क्वार्टर हैं तो एक साल के अंदर 6 मीटिंग है,
और एक क्वार्टर के अंदर कम से कम एक मीटिंग होनी यहाँ पर जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही करेक्ट है। तो ऑप्शन बी, अगर मैं आंसर बता दूं, इट इज कंपोज्ड विद हाई रैंकिंग ऑफिशियल, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। रीजन मैंने आपको बता दिया। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 मेंबर्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड इंक्लूड्स, यानी कि हमारा जो सेक्शन 8 है, जो हमारा सेक्शन 8 है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेंट्रल बोर्ड है उसके अंडर कौन कौन से मेंबर्स यहाँ पर होते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो मैं यहाँ पर शायद भूल गया थोड़ा सा, कि यहाँ पर हमारा एक सेक्शन 7, इसके बारे में आपको पता होना, जो सेक्शन 7 है ना, वो हमारा मैनेजमेंट के साथ डील करता है, यानी कि आरबीआई की मैनेजमेंट कैसी होगी उसके साथ डील करता है। और सेक्शन 7 ही हमें बताता है कि जो सेंट्रल बोर्ड है वो यहाँ पर हाईएस्ट अथॉरिटी यहाँ पर होगी। ठीक है, उसके बाद जो सेक्शन 8 है वो हमें बताता है कि सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन से मेंबर्स यहाँ पर होंगे। तो पहली स्टेटमेंट देखो क्या कह रही है, कि एक गवर्नर होगा, यहाँ पर जो मेंबर्स होंगे, एक हमारे गवर्नर होंगे, 4 डिप्टी गवर्नर होंगे। क्या हो गए, 4 डिप्टी गवर्नर। अब ये कम भी हो सकते हैं पर 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, यानी कि किसी केस में 3 डिप्टी गवर्नर भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, पर 4 से ज्यादा नहीं होंगे। और इनको अपॉइंट कौन करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, 4 डायरेक्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द लोकल बोर्ड। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आरबीआई है, ठीक है, उसके यहाँ पर 4 लोकल बोर्ड है, जो कि हमारे 4 जो ईस्ट वेस्ट रीजन है ना, 4 है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और हमारा साउथ। ठीक है, तो उन रीजन्स को सर्व करने के लिए 4 लोकल बोर्ड जो है वो बनाए गए हैं, और वो अपने पर्टिकुलर रीजन्स को देखते हैं। ठीक है, तो 4 डायरेक्टर जो है इन लोकल बोर्ड से अपॉइंट किए जाते हैं आरबीआई के अंदर। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, 10 डायरेक्टर टू बी नोटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द वेरियस फील्ड्स, यानी कि हमारे देश के जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंस हो गया, वहां से 10 पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है, ताकि वो भी अपनी भूमिका दे सके। तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि इसके अलावा 2 और। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो ये सारे के सारे मेंबर्स होते हैं हमारे सेंट्रल बोर्ड के अंडर। अगर हम इसकी यहाँ पर गिनती करें तो टोटल मेंबर हमारे यहाँ पर कितने हो गए, तो यहाँ पर कितने हो गए हमारे, 2 ये रहे, 12, 12 4 16, 16 5 21। तो हमारे सेंट्रल बोर्ड में मैक्सिमम एक टाइम के ऊपर 21 मेंबर्स यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारे के सारे मेंबर्स जो है होते हैं। ठीक है, तो 2 बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, पहली है कौन सा सेक्शन डील करता है, दूसरी है अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखो क्या है, विच अथॉरिटी possesses द पावर टू रिमूव द गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एनी अदर डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज वेल एज एनी मेंबर ऑफ अ लोकल बोर्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ऑफिसेज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11 ऑफ द आरबीआई एक्ट। अगर मैं सेक्शन 11 की बात करूं आरबीआई एक्ट की, तो यहां पर जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं, जैसे गवर्नर हो गया, हमारे यहाँ पर डिप्टी गवर्नर हो गया, लोकल बोर्ड के गवर्नर हो गए, उसके जो ऑफिसर्स हो गए, उनको रिमूव करने का यानी कि हटाने की जो अथॉरिटी है वो किसके पास है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो आंसर मैं आपको यहां पर बता दूं, बहुत इजी था यहाँ पर, ऑप्शन सी सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, ऐसे ही उसको रिमूव करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही होती है। क्लियर है आपको। और यहाँ पर मैं ड्यूरेशन की अगर बात करूं, अगर मेरा जो सेंट्रल बोर्ड है उसके जो मेंबर्स है वो कितने ड्यूरेशन के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, तो हमारा जो मैक्सिमम है यहाँ पर 5 to 4 ईयर्स यहाँ पर होता है। वो डिपेंड करता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कितने टाइम तक उनको लाती है। ठीक है, पर एवरेज क्या है, 5 ईयर्स और यहाँ पर 4 ईयर्स डायरेक्टर की केस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 17 द बिजनेस दैट कैन बी अंडरटेकन बाय आरबीआई इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो सेक्शन 17 है वो हमें यहाँ पर बताता है कि जो आरबीआई है वो यहाँ पर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। तो सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। तो पहला क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स बैंक्स एंड लोकल अथॉरिटीज, यानी कि जो आरबीआई है वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, बैंक से जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये बिल्कुल हमारा यहाँ पर फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्या है, रीडिस्काउंट ऑफ बिल्स, प्रॉमिसरी नोट, ग्रांट्स लोन्स टू बैंक्स, यानी कि जो हमारे यहाँ पर बिल्स बैंक डिस्काउंट करता है उसको वो रीडिस्काउंट करवा सकते हैं आरबीआई से, और आरबीआई उसको रीडिस्काउंट कर भी देगा। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद परचेज सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो ये तो पता ही है क्योंकि हमारा जो आरबीआई है वो फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन है। तो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर जो है कर सकता है, उसकी सेल परचेज भी कर सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ये सारे के सारे फंक्शन जो है सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग जो है वो आरबीआई परफॉर्म कर सकता है।
तो फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है यहाँ तक, तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, क्योंकि देखो ये जो चैप्टर है, दोनों एक्ट, क्योंकि देखो एक्ट में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके बारे में अगर आप पकड़ बना लेते हो तो आपके मार्क्स पक्के हैं, आप आसानी से यहाँ पर क्लियर कर लोगे। तो एक भी डाउट रहता है कहीं पे भी, तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर क्लियर है तो वो भी लिख देना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 बिजनेस दैट आरबी कैन नॉट ट्रांजेक्ट इंक्लूड्स। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो जो हमारा सेक्शन 19 है वो यहाँ पर बताता है कि आरबीआई कौन कौन से बिजनेस जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, कौन कौन से फंक्शन यहाँ पर जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि आरबीआई परफॉर्म नहीं कर सकता। पहला देखो क्या है, बी इन्वॉल्व एनी कमर्शियल इंडस्ट्रियल और अदर बिजनेस एक्टिविटी डायरेक्टली, यानी कि जो आरबीआई वो यहाँ पर किसी भी तरह की कमर्शियल इंडस्ट्रियल या फिर बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। इसका मेन काम फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करना है, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना है। तो बिल्कुल सही है, ये फंक्शन आरबीआई परफॉर्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या, एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ अ बैंकिंग और अदर कंपनीज और प्रोवाइडिंग लोन्स बेस्ड ऑन सिक्योरिटी ऑफ सच, यानी कि जो हमारा यहाँ पर आरबीआई वो ना तो किसी बैंकिंग कंपनी के और ना ही किसी और कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर सकता है, परचेज कर सकता है, और ना ही उन शेयर्स के बेस पे लोन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट क्या, एक्सटेंडिंग लोन्स और एडवांसेस टू एनी एंटिटी अदर देन बैंक्स, यानी कि हमारा जो आरबीआई है वो यहाँ पर बैंक के अलावा किसी और एंटिटी, चाहे कोई इंडिविजुअल हो चाहे बिजनेस हो, उसको लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या है, इशुइंग और एक्सेप्टिंग बिल्स विद अ डेफर्ड पेमेंट पीरियड। अब डेफर्ड पेमेंट पीरियड का मतलब क्या है, ऐसे बिल्स जिसकी पेमेंट जो डेट है वो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के, जैसे मान के चलो एक बिल है उसकी जो पेमेंट डेट है वो 3 महीने, इसकी पेमेंट जो है 3 महीनों के बाद की जाएगी, तो ये हमारा डेफर्ड पेमेंट पीरियड जो है वो कहलाता है। तो ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रॉमिसरी नोट को आरबीआई ना तो इशू कर सकता है और ना ही एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी फंक्शन आरबीआई परफॉर्म नहीं कर सकता। हालांकि हमारे जो डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, यानी कि ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट जो कि डिमांड पे पेबल होते हैं, ठीक है, जो सामने वाला पर्सन जब डिमांड करता है तो उनको इशू और एक्सेप्ट कर सकता है आरबीआई। क्लियर है आपको? तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन से काम कर सकता है, कौन से काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो आरबीआई परफॉर्म नहीं कर सकता सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग, तो वो हम ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो सेक्शन भी याद रखने पड़ेंगे और सेक्शन क्या कहता है वो भी यहाँ पर याद रख लेंगे। तो दो बातें, कौन से फंक्शन नहीं और सेक्शन कौन सा 19, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 आरबीआई कैन नॉट पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एक्सेप्ट। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपली देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आरबीआई का एक फंक्शन है कि वो यहां पर बैंक से, गवर्नमेंट से, किसी भी लोकल अथॉरिटी से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। और जनरली यहां पर आप देखो बैंक जब भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर क्या पे करता है, इंटरेस्ट पे करता है। पर आरबीआई के केस में ये रूल अप्लाई नहीं होता, यानी कि जो आरबीआई डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है आरबीआई उसके ऊपर किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे नहीं करता। यानी कि गवर्नमेंट से जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, बैंकों से जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। हालांकि इसकी एक एक्सेप्शन होती है जहां पर आरबीआई को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वो एक्सेप्शन क्या है, पहला क्या है, receiving deposit under the liquidity management standing deposit facility scheme as approved by the central board। यानी कि अगर कोई आरबीआई जो है यहाँ पर बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं लिक्विडिटी मैनेजमेंट की स्कीम जिसका नाम है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी स्कीम, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। या फिर when a special resolution is passed by RBI central board to pay interest on specific deposit under exceptional circumstances, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया और कहा है कि हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, तब पे किया जाता है। या फिर व्हेन डिपॉजिटर रिक्वेस्ट इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द डिपॉजिट इन राइटिंग, यानी कि जब डिपॉजिटर रिक्वेस्ट करते कि हमें रिटर्न में लिखकर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें इंटरेस्ट दे दो, तब आरबीआई पे करता है। तो कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, इसका आंसर मुझे बता दीजिए, इसका आंसर क्या। तो आंसर देखो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है रिसीविंग डिपॉजिट अंडर द लिक्विडिटी मैनेजमेंट स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी स्कीम इज अ करेक्ट आंसर। तो ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी स्कीम है बेसिकली ऐसी स्कीम है जिसका यूज करके हमारा जो आरबीआई और जो गवर्नमेंट है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है।
ठीक है, क्योंकि देखो जब मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो लोगों के पास पैसा जाता है, वो डिमांड ज्यादा करते हैं और इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है। तो इस स्कीम के जरिए जो हमारा आरबीआई है वो यहाँ पर पैसों को, मनी की जो सप्लाई होती है उसको कम कर देता है, क्योंकि बैंकों को कहता है कि आप डिपॉजिट दो हमें, हम आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इसके ऊपर आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है ऐसा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेक्शन 18A इन द आरबीआई एक्ट। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा सेक्शन 18A, तो ये हमें क्या बताता है, इसका क्या पर्पस है इसकी इंट्रोडक्शन का। तो पहला क्या कह रहा है, टू ग्रांट लोन एडवांसेस टू इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो आरबीआई है वो यहाँ पर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को लोन दे सके, वो यहाँ पर बताता है सेक्शन 18 में। ठीक है, यानी कि ये आरबीआई को अलाउ करता है, तो गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को लोन देता ही नहीं आरबीआई। नेक्स्ट क्या, इट इंश्योर दैट loans and advances granted by RBI cannot be cautioned or invalidated based on other laws, यानी कि ये हमें कहता है कि आरबीआई ने अगर यहां पर कोई भी लोन दिया है आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग, आरबीआई की प्रोविजंस को फॉलो करते हुए, तो कोई भी दूसरा बैंकिंग लॉ उसको इनवैलिड घोषित नहीं कर सकता है, उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि ये लोन सही नहीं दिया गया है। यानी कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आरबीआई ने अगर आरबीआई एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करके लोन दे दिया है तो वो उसको किसी भी तरह का क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, वो वैलिड ही माना जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट है, सेक्शन 18A हमें यही बताता है कि आरबीआई का लोन दिया हुआ क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन आप देख लो, टू रेगुलेट इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट, टू एस्टैब्लिश आरबीआई अथॉरिटी ओवर ओवरऑल बैंकिंग बोर्ड्स, तो ये भी नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आरबीआई ने लोन दे दिया तो कोई दूसरा लॉ जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया वो उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, उसको इनवैलिड नहीं कह सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज डिजिग्नेटेड बाय सेक्शन 20 ऑफ द आरबीआई एक्ट। यानी जो हमारा सेक्शन 20 है आरबीआई एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्राइमरी रोल क्या है, वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग। पहला क्या है, रेगुलेटिंग कमर्शियल बैंक इन इंडिया, यानी कि वो कमर्शियल बैंक को इंडिया के अंडर रेगुलेट करने का काम करता है। मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व करता है। या फिर सर्विंग एज अ बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंक के तरीके से काम करता है और उसको सारी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। या फिर कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए कि सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग जो हमारा आरबीआई है वो कौन सा रोल प्ले करता है। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। आंसर बहुत कम आ रहे हैं, आंसर बहुत कम आ रहे हैं। अगर किसी भी चीज में डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, पर आंसर करिए। देखो आंसर करने से ना आपका जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पर बिल्डअप होता है। ठीक है, आप में आता है कि हाँ मैं इजीली क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लूंगा, तो क्वेश्चन के आंसर जरूर यहाँ पर करिए। गलत भी कर दो कोई चक्कर नहीं है, हम उसको करेक्ट कर देंगे, पर आंसर जरूर करो। तो यहाँ पे देखो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सर्विंग एज द बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग जो हमारा आरबीआई है वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंक के तरीके से काम करेगा और उसको जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज जैसे कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन वगैरह देना, वो यहाँ पर जो है देगा। क्लियर है। अब आपका एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, नहीं आया तो क्वेश्चन ले आओ कि यहाँ पर हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है क्या इसके लिए भी बैंक के तरीके से काम करता है हमारा आरबीआई। तो आंसर मेरा क्या होगा, सही, बिल्कुल करेक्ट, आपने करेक्ट सोचा। यहाँ पर जो आरबीआई है वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के बैंक के तरीके से भी काम करता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को भी उसे पूरी बैंकिंग सर्विसेज यहाँ पर देनी पड़ती है। हालांकि इसके लिए इसको एक एग्रीमेंट जो है वो करना पड़ता है सेक्शन 21A के अकॉर्डिंग, जो हमारा सेक्शन 21A है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्रीमेंट करना पड़ता है और यहाँ पर वो स्टेट के बैंकर के तरीके से भी काम जो है वो करता है। क्लियर है। तो कभी क्वेश्चन आए कि किस गवर्नमेंट के लिए हमारा जो आरबीआई बैंक के तरीके से काम करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोथ आंसर होगा। ठीक है, बोथ आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 22 ऑफ द आरबीआई एक्ट डील्स विद, यानी कि जो हमारा सेक्शन 22 है आरबीआई एक्ट का वो किसके साथ डील करता है। पहला क्या है, राइट टू इशू बैंक नोट्स। दूसरा क्या है, डिनोमिनेशन ऑफ द करेंसी नोट्स, या फिर लीगल टेंडर कैरेक्टर ऑफ करेंसी नोट्स, या फिर ऑल ऑफ द। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। जो सेक्शन 22 है काफी फेमस सेक्शन है, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, मेरा पूरा करेक्ट अंदाजा है कि आप इसका आंसर मुझे करेक्ट ही दोगे। किसके साथ डील करता है, राइट टू इशू बैंक करेंसी नोट्स, डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स, या फिर लीगल टेंडर कैरेक्टर ऑफ करेंसी नोट्स। तो फटाफट से इसका आंसर मुझे बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से।
पहले मुझे एक बार करेक्ट आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर राइट टू इशू बैंक करेंसी नोट इज अ करेक्ट आंसर। तो जैसे आरबीआई एक्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है, तो उसका जो सेक्शन 2 है उसने यहाँ पर आरबीआई को पावर दी कि यहाँ पर इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही एक ऐसी बॉडी है जो कि यहाँ पर करेंसी नोट को छाप सकती है, यानी कि उसको मार्केट में इकोनॉमी के अंदर इशू कर सकती है। तो इससे पहले जो ये काम था वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का था, पर आरबीआई एक्ट के आते ही ये सारी जो अथॉरिटी है वो हमारे आरबीआई के पास यहाँ पर जो है आ चुके हैं। तो हमारे देश के अंदर जितने भी बैंक करेंसी नोट्स है उनको इशू करने का काम जो है वो आरबीआई करती है। हालांकि जो कॉइन्स है वो आज भी हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो यहाँ पर जो है इशू करने का काम करता है, पर नोट्स की जो अथॉरिटी है वो आरबीआई के पास ही यहाँ पर जो है होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर कैरेक्टर ऑफ करेंसी नोट्स ड्यूरिंग द अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक चीज आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर लीगल टेंडर कैरेक्टर ऑफ करेंसी नोट्स, तो इसके साथ जो हमारा सेक्शन है वो यहाँ पर 26 जो है वो डील करता है। क्या है, सेक्शन 22 यहाँ 6 जो है वो यहाँ पर डील करता है। अब ये लीगल टेंडर कैरेक्टर ऑफ करेंसी नोट्स बेसिकली क्या होता है, तो आंसर करने से पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो एक चीज आपको पता होगी कि आरबीआई जो भी यहाँ पर करेंसी नोट इशू करता है, जो भी यहाँ पर करेंसी नोट इशू करता है वो पूरे इंडिया में चलता है, यानी कि कोई भी पर्सन यहाँ पर उस नोट को लेने से मना नहीं कर सकता है। अगर हम यहाँ पर कोई भी पेमेंट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए वो करेंसी नोट यहाँ पर देते हैं, तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया है, तो ये पॉसिबल हो पाया है लीगल टेंडर करेक्टर की वजह से। लीगल टेंडर करेक्टर का मतलब है कि हमारी जो करेंसी आरबीआई इशू कर रहा है वो यहाँ पर पूरे इंडिया में एक्सेप्टेबल है किसी भी तरह की पेमेंट करने के लिए। तो जो बातें आपको ध्यान रखनी है, पहला ये कि सेक्शन कौन सा डील करता है, सेक्शन 26, और ये हमें बताता क्या है, तो यहाँ पर देखो हमारा जो करेंसी नोट है ये एक्सेप्टेबल होगा पूरे इंडिया के अंदर, कोई भी इसको मना नहीं कर सकता है। तो पहला देखो यहाँ पर क्या है, द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट मेथड फॉर ऑल ट्रांजेक्शन, यानी कि ये जो सेक्शन 26 है, जो लीगल टेंडर करेक्टर, वो हमें कहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ डिजिटल पेमेंट मेथड को ही यूज करना पड़ेगा ऑल ट्रांजेक्शन्स के लिए, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्या है, द एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अलोंग साइड इंडियन रुपीज फॉर पेमेंट्स, यानी कि हमें जो है हम फॉर जो इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी को भी एक्सेप्ट करना होगा एज अ पेमेंट, हमें साथ के साथ इंडियन करेंसी को भी करना होगा, या फिर द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू एक्सेप्ट एनी फॉर्म ऑफ पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ इट्स लीगल स्टेटस, यानी कि ये एक हमने ऑब्लिगेशन दे दी लीगल टेंडर कह के बिजनेसेस की, वो यहाँ पर किसी भी तरह की पेमेंट अगर हमारा कस्टमर कर रहा हो वो उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे उसका लीगल स्टेटस कैसा भी हो, वो मैटर नहीं करता। या फिर द ऑफिशियल रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ करेंसी नोट्स इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ वैलिड फॉर्म ऑफ पेमेंट विद इन द कंट्री। तो यहाँ पर आपको पता लगी होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन यहाँ पर दी गई है, एक्सेप्टेंस दी गई है कि करेंसी नोट जो है वो यहाँ पर एक वैलिड फॉर्म ऑफ पेमेंट मानी जाएगी पूरी इंडिया के अंदर। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्या है, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। फटाफट से यहाँ पर ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक कर लीजिए, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 every bank note shall be legal tender at any place in India in payment for the amount expressed therein shall be guaranteed by। ठीक है, अब देखो क्या है कि हमारा जो करेंसी नोट है, ठीक है, हमारा जो करेंसी नोट है वो पूरे इंडिया के अंदर वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो गारंटी देती है कि उस नोट पे जो भी वैल्यू लिखी होगी वो हम यहाँ पर पे करेंगे। यानी कि अगर किसी पर्सन के पास 100 रुपए का नोट है तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो गारंटी दे रही है कि उसको 100 रुपए का सामान यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। तो इस गारंटी की वजह से ही हमारा जो नोट है उसके अंदर लीगल टेंडर का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर आ चुका है। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट आंसर, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी को यहाँ पर जो है करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन सिंपली क्या कह रहा था कि हमारा जो लीगल टेंडर है वो यहाँ पर किस किस रीजन की वजह से है, किसकी गारंटी की वजह से हुआ है, तो ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ करेक्ट आंसर, सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स एज पर सेक्शन 24 ऑफ द आरबीआई एक्ट। तो यहाँ पर देखो जो हमारा आरबीआई एक्ट का सेक्शन 24 है वो हमें बताता है कि हमारे जो नोट्स होंगे वो किस डिनोमिनेशन में होंगे, मतलब कि 2 का होगा, 5 का होगा, 10 का होगा, 15 का होगा, 20 का होगा, वो यहाँ पर बताता है।
तो सेक्शन 24 के अंडर एक मैक्सिमम डिनोमिनेशन दी हुई है जिससे ज्यादा अमाउंट में जो है वो करेंसी नोट नहीं छापा जा सकता। वो कौन सा नोट है, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट क्या है, 10,000, 20,000, 30,000, नो लिमिट। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, बस आपकी नॉलेज कैसी है वो यहाँ पर चेक कर सकता है एग्जामिनर। तो फटाफट से आप मुझे बता दीजिए कि मैक्सिमम जो अमाउंट का नोट छाप सकती है आरबीआई वो कौन सा है, 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, या फिर कोई लिमिट ही नहीं है, आरबीआई चाहे तो वो लाख रुपए का भी नोट यहाँ पर छाप सकती है। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन ए 10,000 इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि दो से लेकर लगभग हमारे 10,000 तक के जो नोट है वो आरबीआई यहाँ पर छाप सकती। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इशू डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, आरबीआई एक्ट का जो सेक्शन 33 है वो यहाँ पर हमारा जो आरबीआई के जो इशू डिपार्टमेंट है उसके बारे में यहाँ पर बताता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इशू डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, जो कि सेक्शन 33 में डिफाइन की गई है। तो सबसे पहला जो मेरा तरीका होता है वो ये होता है कि हम इशू डिपार्टमेंट का पहले मीनिंग समझ लें कि है क्या। तो यहाँ पर देखो, जो इशू डिपार्टमेंट है वो आरबीआई के अंडर एक डिपार्टमेंट है जो कि यहाँ पर नोट को इशू करने का काम करता है। इसका मीनिंग आपको नाम से क्लियर हो गया, इशू डिपार्टमेंट यानी कि इशू करने का डिपार्टमेंट। तो ये जो डिपार्टमेंट होता है वो सोलली रिस्पॉन्सिबल होता है करेंसी नोट्स को इशू करने के लिए। क्लियर है, अब स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहला, द इशू डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग सर्टन एसेट्स एज अ पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन। यानी कि जो हमारा इशू डिपार्टमेंट है वो ऐसे ही नोट्स इशू नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे ही नोट्स इशू नहीं कर सकता, बल्कि उसे अपने पास एसेट्स जो है वो मेंटेन करके रखनी जरूरी होती है। बिना एसेट्स मेंटेन किए हमारा जो इशू डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर करेंसी को इशू नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कभी आपने सोचा हो कि हमारे जो आरबीआई है वो अनलिमिटेड नोट्स क्यों नहीं छापती, क्योंकि देखो, इशू डिपार्टमेंट के पास जितनी एसेट्स होंगी ना वो उससे ज्यादा यहाँ पर नोट्स नहीं छाप सकता। यानी कि जितने नोट्स सर्कुलेशन में जाएंगे उतनी अमाउंट की एसेट जो है वो आरबीआई को अपने पास जो है रिजर्व करके रखने जरूरी होगी। नेक्स्ट क्या है, दीज एसेट्स प्राइमरी इंक्लूड गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन, फॉरेन सिक्योरिटीज, रूपी कॉइन्स और रूपी सिक्योरिटीज। यानी कि ये जो एसेट्स मेंटेन की जाती है इशू डिपार्टमेंट के द्वारा, ये गोल्ड कॉइन के फॉर्म में भी हो सकती है, गोल्ड बुलियन के फॉर्म में से हो सकती है, फॉरेन सिक्योरिटीज भी हो सकती है, रूपी कॉइन्स भी हो सकती है, रूपी सिक्योरिटीज भी हो सकती है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, द टोटल वैल्यू ऑफ दीज एसेट मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू द टोटल लाइबिलिटीज ऑफ द इशू डिपार्टमेंट। यानी कि हर समय हमारे इशू डिपार्टमेंट की जो एसेट्स होंगे वो यहाँ पर कम से कम हमारे जो लाइबिलिटीज है इशू डिपार्टमेंट के उसके इक्वल होने चाहिए। यानी कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी जो एसेट्स होंगी इशू डिपार्टमेंट की वो यहाँ पर कम नहीं होने चाहिए उसकी यहाँ पर लाइबिलिटीज से। ठीक है, अब एसेट्स के बारे में आपको पता है, लाइबिलिटीज क्या है, तो सिंपली देखो, जब हमारी जो इशू डिपार्टमेंट है जो यहाँ पर वो करेंसी इशू करती है, जो भी करेंसी यहाँ पर इशू करती है वो बेसिकली क्या बन जाती है, एक तरह की लाइबिलिटी हो जाती है, क्योंकि उसकी पेमेंट जो है वो यहाँ पर करनी होती है हमारा इशू डिपार्टमेंट को, अल्टीमेटली हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट को। क्लियर है, तो हमारी लाइबिलिटी एसेट जो है वो कभी भी एसेट कम नहीं होनी चाहिए लाइबिलिटी से। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इशू डिपार्टमेंट से रिलेटेड, और ये सारी बातें हमें कौन बता रहा है, सेक्शन 33। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, डैश सेक्शन डील्स विद द ट्रांजैक्शन ऑफ आरबीआई इन फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज में कैसे ट्रांजैक्शन की जाएगी उसके साथ हमारा कौन सा सेक्शन डील कर रहा है, सेक्शन 39, सेक्शन 40, सेक्शन 41 या फिर सेक्शन 42। फटाफट से यहाँ पर बता जाए कि यहाँ पर हमारा कौन सा सेक्शन है जो कि फॉरेन एक्सचेंज की जितनी भी ट्रांजैक्शन आरबीआई करता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। तो फटाफट से सेक्शन का नाम बता दीजिए, सेक्शन कौन सा होगा। तो देखो हमारे यहाँ पर सेक्शन 40 इज अ करेक्ट आंसर, सेक्शन 40 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 34 लाइबिलिटीज ऑफ द इशू डिपार्टमेंट विल बी डिटरमाइंड बाय द कंबाइंड वैल्यू ऑफ। यानी कि जब हमें यहाँ पर लाइबिलिटीज कैलकुलेट करनी हो इशू डिपार्टमेंट की अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34, तो हम किस चीज को इंक्लूड करते हैं लाइबिलिटीज के अंडर। पहला क्या है, करेंसी नोट्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बैंक नोट्स करेंसी करंटली इन सर्कुलेशन। यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इशू डिपार्टमेंट ने जो नए नोट्स इशू किए हैं
और यहाँ पर ऐसे बैंक नोट जो कि पहले से ही इकोनॉमी के अंडर सर्कुलेट कर रहे थे, इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो वो मिलकर बनाती है लाइबिलिटीज ऑफ इशू डिपार्टमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान के चलो यहाँ पर 5 बिलियन, ठीक है, पहले से ही 5 बिलियन जो है यहाँ पर नोट्स जो है वो करेंसी जो है इशू कर दी गई थी पिछले साल, मान के चलो। और हमारी इकोनॉमी के अंडर 5 बिलियन जो है वो करेंसी नोट, बैंक नोट का मतलब जो आरबीआई यहाँ पे इशू कर रही है वो यहाँ पर सर्कुलेट कर रहे थे। हमारी जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर 5 बिलियन और नोट्स को इशू करने का फरमान जारी कर दिया और हमारी इशू डिपार्टमेंट ने 5 बिलियन नोट्स और इशू कर दिए। तो यहाँ पर जो टोटल लाइबिलिटी बनेगी हमारे इशू डिपार्टमेंट की वो कितनी बनेगी, यहाँ पर 10 बिलियन। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लो यहाँ पर, गोल्ड रिजर्व हेल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये बिल्कुल नहीं है, जितना सोना है वो अलग बात है। गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स या फिर सिक्योरिटीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हेल्ड किए हुए हैं, तो ये भी नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े बैंक ऑफ इंडिया के पास, तो ये भी बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द शेड्यूल्ड बैंक्स टू कीप कैश रिजर्व विद आरबीआई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सेक्शन 42 है, जो सेक्शन 42 है वो हमें बताता है कि जितनी भी शेड्यूल्ड बैंक है उसको अपने डिपॉजिट का एक सर्टेन अमाउंट जो है वो आरबीआई के पास जो है वो रिजर्व करके रखना होगा, कैश रिजर्व्स की फॉर्म में। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी यहाँ पर करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द, ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, पहला क्या है, ऑल बैंक लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट आर रिक्वायर्ड टू कीप एन एवरेज डेली बैलेंस विद आरबीआई। यानी कि जो हमारी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, जितनी भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, उनको यहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें अपने जो भी उनके पास टोटल बैलेंस होता है, ठीक है, जो भी उनके पास डिपॉजिट होता है, एक सर्टन अमाउंट जो है वो आरबीआई के पास रिजर्व करके रखना है कैश रिजर्व की फॉर्म में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ दिस बैलेंस शुड नॉट बी लोअर देन द सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक इन इंडिया। यानी कि ये जो अमाउंट है जो आरबीआई के अंडर रिजर्व करके रखी जाएगी वो यहाँ पर एक सर्टन अमाउंट होना चाहिए, जो आरबीआई यहाँ पर समय समय पे जो है डिटरमाइन करता रहता है। किसका सर्टन परसेंटेज होना चाहिए, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का। अभी डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज क्या है, देखो हमारे जो बैंक है, ठीक है, बैंक जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से, क्या करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। अब ये जो डिपॉजिट है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट जो कि यहाँ पर पब्लिक की डिमांड पे पेबल होता है, पब्लिक ने पैसा जमा करवाया, उसने मांगा बैंक से तो उसको पे कर दिया बैंक ने। दूसरा क्या होता है, टाइम डिपॉजिट, यानी कि ये जो डिपॉजिट है वो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए बैंक के पास डिपॉजिट करवाए जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एफडी वगैरह हो गया। तो वो क्या होता है, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए यहाँ पर जमा करवाए जाते हैं। यानी कि बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स आएंगे वो डिमांड डिपॉजिट होंगे और टाइम डिपॉजिट होंगे। तो यहाँ पर जो सीआरआर की रिक्वायरमेंट है वो कहती है कि जो टोटल डिपॉजिट्स है, यानी कि डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज का जो टोटल है उसका एक सर्टन परसेंटेज जो है वो बैंकों को आरबीआई के पास रिजर्व करके रखना पड़ेगा। अभी करंटली अराउंड मेरा यहाँ 4.5% यहाँ पर जो है चल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर गूगल पे सर्च करके चेक कर सकते हैं। तो अभी करंटली 4.5% यहाँ पे चल रहा है। टोटल डिमांड जो भी डिपॉजिट आता है उसका इतना परसेंट जो है वो सीआरआर की फॉर्म में देना पड़ता है, रिजर्व करके रखना पड़ता है। ठीक है, और ये बैलेंस ना डेली बैलेंस मतलब डेली बेसिस पे जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, द एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई एनी स्पेसिफिक मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज लिमिट फॉर कैश रिजर्व रेशियो। इनकी जो एक्ट है वो यहाँ पर साइलेंट है रिगार्डिंग द मैक्सिमम कितनी अमाउंट होगी सीआरआर की और मिनिमम यहाँ पर कितनी होगी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन डी जो है, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है रिगार्डिंग द सीआरआर। ठीक है, तो यहां पर जो बातें आपको याद रखनी है, पहला सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 42, और जो हमारी बातें बोली जा रही हैं वो भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, विच ऑफ दिस सेक्शन डील्स विद हाइब्रिड or composite instrument having a component of money market instrument or securities market instrument or a component of insurance or any other instrument falls within the jurisdiction of RBI और SEBI, IRD और PFRD। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है, हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है उसके कई सारे यहाँ पर कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, हमारा कैपिटल मार्केट है, ठीक है, हमारा यहाँ पर मनी मार्केट है, ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस मार्केट है, ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारा यहाँ पर, एक मिनट यार, ठीक है, हमारे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कैपिटल मार्केट है, ठीक है, मनी मार्केट है,
ठीक है, यहाँ पर मनी मार्केट है और कैपिटल मार्केट और हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस मार्केट है। ठीक है, तो ये कुछ मार्केट्स है हमारे यहाँ पर जो कि काम करती है। अब इनके ऊपर जो रेगुलेशन करने का काम करती है वो अलग अलग बॉडी करती है। जैसे कि मनी मार्केट है, इसके ऊपर रेगुलेशन का काम करती है आरबीआई। ठीक है, कैपिटल मार्केट है, इसके ऊपर रेगुलेशन का काम करते हैं सेबी। जो इंश्योरेंस मार्केट है इसके ऊपर करती है हमारा यहाँ पर जो IRDA। ठीक है, IRDA जो है यहाँ पर वो जो है इसको रेगुलेट करने का काम जो है वो करती है। अब क्या होता है कि कई बार कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है, मतलब कि कोई इंस्ट्रूमेंट मान के चलो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर जो मनी मार्केट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हैं, कैपिटल मार्केट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हैं, और इंश्योरेंस मार्केट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी है। यानी कि इसके अंदर एक ऐसा सिंगल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट के फीचर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारा कौन सा सेक्शन जो है आरबीआई का डील करता है? तो आंसर क्या रहेगा हमारा यहाँ पर सेक्शन 45 वाई इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 45 जो है वाई बताएगा कि इन मामलों पे कैसे डिस्कशन की गई है। ठीक है, अब एक प्रॉपर एग्जांपल दूं तो यहाँ पर देखो, एक कन्वर्टेबल बॉन्ड की मैं अगर एग्जांपल दूं, कन्वर्टेबल बॉन्ड। अब देखो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है हमारा यहाँ पर, एक यहाँ पर ये एक तरह का हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। क्या होता है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है हो जाता है, क्योंकि ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, कन्वर्टेबल बॉन्ड की एक खासियत है कि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद हम उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इक्विटी शेयर्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो इक्विटी शेयर्स है वो बेसिकली क्या है, एक तरह का कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो आप देखोगे इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मनी मार्केट के भी फीचर है और यहाँ पर कैपिटल मार्केट के भी फीचर है। तो अब इसके ऊपर रेगुलेशन की जब बात आती है तो आरबीआई और सेबी दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। तो इसका सोल्यूशन पहले ही निकाल के रख दिया कि इसके मामले में सेक्शन 45 जो है वो यहाँ पर डील करता है। सेक्शन 45 यहाँ पर क्या कहता है वो भी बता देता हूँ कि सेक्शन 45 क्या कहता है। सिंपली देखो, जब भी कोई ऐसा मामला आएगा और जो हमारे यहाँ पर रेगुलेटर है उनके बीच में किसी भी तरह का कंफ्लिक्ट आता है, तो हमें क्या करना है, एक ज्वाइंट कमेटी बनानी है। एक ज्वाइंट कमेटी यहाँ पर बनानी है जिसके अंदर हमें यहाँ पर सारे जो हमारे रेगुलेटर्स हैं उनके मेंबर्स को अपॉइंट करना है। इस ज्वाइंट कमेटी के अंदर मान के चलो हमारे एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर सारे ही करेक्टरिस्टिक्स है, आरबीआई के, सेबी के, IRDA और PFRDA, सभी के, मतलब ये सारे जो है उस इंस्ट्रूमेंट को रेगुलेट करने की अथॉरिटी रखते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर इनके बीच में झगड़ा होता है तो हम एक ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे और एक मेंबर, जितने भी मेंबर हो, PFD से उठाएंगे, IRD से उठाएंगे, आरबीआई से उठाएंगे और सेबी से उठाएंगे और इसे एक ज्वाइंट कमेटी बना देंगे और वो मिलकर फैसला करेंगे कि इसके ऊपर कौन सा डिसीजन जो है वो लिया जाना है। तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो याद रखना है सेक्शन 45 वाई। और कैसे फैसला लिया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि ज्वाइंट कमेटी बनाई जाएगी और वो मिलकर फैसला लिए जाएंगे, वो फैसला लेंगे कि कैसे काम किया जाएगा, कैसे डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डैश सेक्शन एग्जाम्प्ट आरबीआई फ्रॉम इनकम टैक्स, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कि आरबीआई को एग्जाम्प्ट करता है कि उसे किसी भी तरह का इनकम टैक्स पे नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा जो सेक्शन होगा, सेक्शन 47 होगा, सेक्शन 48 होगा, सेक्शन 49 होगा या फिर सेक्शन 59 होगा। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, सेक्शन 48 इज अ करेक्ट आंसर। सेक्शन 48 इज अ करेक्ट आंसर। यानी कि सेक्शन 48 कहता है कि आरबीआई यहाँ पर किसी भी तरह का इनकम टैक्स पे नहीं करेगा, यानी कि आरबीआई जो भी प्रॉफिट वगैरह कमाएगा उसके ऊपर उसको किसी भी तरह का इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45A 45G द आरबीआई होल्ड्स द अथॉरिटी टू कलेक्ट क्रेडिट रिलेटेड डाटा फ्रॉम बैंक्स, दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड। अब जैसे कि एक चीज आपको पता है, जो आरबीआई है वो जो आरबीआई एक्ट है वो आरबीआई को पावर देता है कि वो कमर्शियल बैंक, जितने भी हमारे बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करने का काम करेगी। अब आरबीआई रेगुलेट कैसे करेगा, सिंपल सी भाषा, उसके ऊपर मॉनिटर करेगा, हमारे जो बैंक्स हैं उसके ऊपर वो रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करेगा, उनसे इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिमांड करेगा ताकि वो देख सके कि सारा काम सही से चल रहा है कि नहीं। तो हमारा जो सेक्शन 45A है और 45G है ये यहाँ पर आरबीआई को पावर देते हैं कि आप ना बैंक से कुछ सर्टन मैटर्स से रिलेटेड क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हो ताकि आप उसके ऊपर जो है रेगुलेशन कर सको। वो मैटर्स क्या है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आरबीआई ले सकता है, वो हम डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, डिटेल अबाउट द लोन्स, एडवांसेस, अदर क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंडेड बाय बैंकिंग कंपनीज टू देयर बोरोवर्स, यानी कि बैंकों ने यहाँ पर जो भी लोन दिया है, एडवांस दिया है या फिर अदर क्रेडिट फैसिलिटीज दी हैं उसकी इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ये हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोलैटरल प्रोवाइडेड बाय बोरोवर्स फॉर सिक्योरिंग सच क्रेडिट फैसिलिटी, यानी कि हमारे जो बोरोवर्स हैं उन्होंने लोन लेने के लिए कोलैटरल क्या दिया, एज अ सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड किया, उसकी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। पहले तो ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि लोन किन किन को दिया है, उसके बाद उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी क्या ली है उसकी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट क्या है,
द गारंटी इशूड बाय बैंकिंग कंपनीज ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। कई बार जो बैंक्स होती हैं वो अपने कस्टमर के बिहाफ पर गारंटी भी प्रोवाइड करती है, यानी कि एक तरह की नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, द क्रेडिट वर्दीनेस एंड हिस्टोरिकल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बोरोवर्स, यानी कि जिन बोरोवर्स के साथ डील कर रहा है हमारे यहाँ पर बैंक, वो यहाँ पर कौन कौन सी मतलब उनकी जो भी बोरोवर्स हैं जिनके साथ बैंक डील कर रहा है उनकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो ऑल ऑफ द अबव क्या होगा हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ये जितने भी यहाँ पर आपने इंफॉर्मेशन देखे हैं कि कौन से लोन प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या सी कोलैटरल मिला है, और यहाँ पर कितनी कितनी गारंटी प्रोवाइड की गई है, कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, ये सभी इंफॉर्मेशन जो है वो बैंकों से अगर आरबीआई मांगे तो बैंकों को देना जरूरी होता है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सेक्शन डील्स विद लिक्विडेशन ऑफ आरबीआई। तो ये क्या है, हमारा यहाँ पर लास्ट सेक्शन है और लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का, जो कि यहाँ पर लिक्विडेशन की बात कर रहे हैं। लिक्विडेशन का मतलब क्या है, आरबीआई को बंद करना। अब कौन सा सेक्शन हमारा बताता है कि आरबीआई को लिक्विडेट कैसे किया जा सकता है? पहला सेक्शन 58, सेक्शन 59, सेक्शन 16 और सेक्शन 61। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, कौन सा सेक्शन हमें बताएगा और क्या बताता है आरबीआई, यहाँ पर वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो हमारा आंसर रहेगा सेक्शन 59 इज अ करेक्ट आंसर। सेक्शन 59 हमें बताएगा कि आरबीआई को कैसे लिक्विडेट किया जाएगा, और जो सेक्शन 59 है वो हमें सिंपल भाषा में ये बताता है कि जब भी आरबीआई को लिक्विडेट करने की बात की जाएगी तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी से ही की जाएगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही आरबीआई को लिक्विडेट कर सकता है, उसको बंद कर सकता है, और कोई भी अथॉरिटी के, किसी भी पर्सन के पास, किसी भी बॉडी के पास की अथॉरिटी नहीं होती है। सेक्शन 59 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी की सारी पावर है आरबीआई को लिक्विडेट करने के लिए। क्लियर है? तो आई होप आपको यहाँ तक आरबीआई एक्ट जो है वो क्लियर हो गया हो, उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है क्या और इसको बनाने का पर्पस क्या था वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पिछले लेक्चर में कि जो बैंक्स है वो यहाँ पर पब्लिक के पैसे से डील करती है, तो इनको रेगुलेट करना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो मेनली बनाया गया है यहाँ पर बैंकों को रेगुलेट करने के लिए। तो हमारे इंडिया के अंदर जितने भी हमारे यहाँ पर बैंकिंग इंडस्ट्री है उनको रेगुलेट करने का काम जो है वो यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 यहाँ पर जो है करता है। तो अगर आप इसका मीनिंग देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, बीआर इज अ सिग्निफिकेंट लेगिस्लेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेगिस्लेशन है जो कि यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है। तो जब भी बैंक कोई भी फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर परफॉर्म करना होता है। अब अगर यहाँ पर बैकग्राउंड और स्ट्रक्चर की बात करें कि जो हमारा एक्ट है उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, वो कैसे यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ, उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहले देखो यहाँ पर बैंकों को रेगुलेट करने के लिए कोई भी सेपरेट लॉ नहीं बनाया गया था। जो हमारे यहाँ पर कंपनीज एक्ट 1913 था, इसी के अंडर कुछ यहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस थी जो कि हमारे पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट यहाँ पर जो है वो करती है। पर समय के साथ जैसे जैसे बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ हुई तो हमें एक नीड अराइज हुई कि एक स्पेशल एक्ट होना चाहिए जो कि यहाँ पर स्पेशली बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट कर सके, ताकि हमारा प्रॉपर कंट्रोल हो बैंकिंग सेक्टर को। तो इस नीड को देखते हुए हमारा यहाँ पर 1949 में बैंकिंग कंपनीज एक्ट को यहाँ पे जो है एस्टैब्लिश किया गया, ताकि हमारी पूरी की पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को सही तरीके से रेगुलेट जो है वो किया जा सके। इसके बाद इसी एक्ट को हमने यहाँ पर रीनेम करके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है यहाँ पर कर दिया। तो ये क्या था, हमारा एक बैकग्राउंड था कि हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो कैसे यहाँ पर जो है एस्टैब्लिश हुआ। तो पहले कोई एक्ट नहीं था, 1913 के कंपनीज एक्ट के अंडर स्पेशल प्रोविजन थी। उसके बाद 1949 में बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि यहाँ पर सोली मतलब अकेली है पूरे बैंकिंग सेक्टर पे जो है निगरानी रखती थी। फिर इसी एक्ट को हमने रीनेम करके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है यहाँ पर बता दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है,
Which of these statement is correct regarding background and structure of the BR Act 1949? यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द बैकग्राउंड एंड स्ट्रक्चर ऑफ द BR Act? तो पहली स्टेटमेंट देखो क्या है, द इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 सर्व एज द अर्ली लीगल फाउंडेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन। यानी कि जो कंपनीज एक्ट 1913 था, शुरुआती दिनों में ये जो है यहाँ पर हमारे देश के अंडर बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने का यहाँ पर जो है वो काम करता था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्या था, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 वाज एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड डेडिकेटेड बैंकिंग रेगुलेशन। यानी कि 1949 में हमने बैंकिंग कंपनीज एक्ट को इंट्रोड्यूस किया ताकि हम डेडिकेशन के साथ बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट कर सके। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, इवेंचुअली बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 वाज रीनेम्ड एज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। यानी कि बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 को ही हमने रीनेम करके यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 यहाँ पर बना दिया। तो ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। गुड इवनिंग रघु सर, गुड इवनिंग संजय सर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट डिफाइंस बीआर एक्ट 1949? इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर हमारे बीआर एक्ट 1949 को यहाँ पर डिफाइन करती है, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को ही हम शॉर्ट में बीआर एक्ट भी यहाँ पर जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट क्या है, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 फॉर्म्स द कॉर्नरस्टोन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन इन इंडिया। यानी कि हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है इंडिया के अंदर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, सबसे ऊपर वाला लॉ, सबसे हायर अथॉरिटी का लॉ है ये। नेक्स्ट क्या है, इट एम्पावर्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज बैंक फंक्शन। यानी कि ये जो एक्ट है वो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो जो है इंडिया के अंदर हमारे जितने भी बैंकिंग बैंक्स हैं उनको यहाँ पर रेगुलेट करे और यहाँ पर सुपरवाइज करे। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, इट आउटलाइन द लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स एंड ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑफ फॉर बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया। यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी बैंक्स ऑपरेट करती हैं, ठीक है, वो लाइसेंस कैसे लेंगी, कौन ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करेंगे, उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, इट ग्रांट्स इंडिविजुअल द अथॉरिटी टू क्रिएट देयर ओन पर्सनल बैंक्स विदाउट एनी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। यानी कि ये जो एक्ट है वो यहाँ पर इंडिविजुअल्स को राइट देता है कि वो यहाँ पर बिना किसी तरह के लाइसेंस लिए अपने पर्सनल बैंकिंग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि अपना बैंक जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और उसको किसी भी तरह का लाइसेंस लेने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो डिफाइन नहीं करती बीआर एक्ट को। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि जो पहले तीन स्टेटमेंट है वो एक्यूरेटली डिफाइन करिए बीआर एक्ट को, पर जो चौथी स्टेटमेंट है वो गलत है, ये डिफाइन नहीं करिए। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ दिस डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949? तो हमारा जो यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 5B है, ये यहाँ पर डेफिनेशन देता है बैंकिंग की कि बैंकिंग बेसिकली यहाँ पर क्या होती है। तो सेक्शन 5B के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सी डेफिनेशन जो है वो करेक्ट है बैंकिंग की और कौन सी यहाँ पर गलत है। तो पहली डेफिनेशन देखो क्या कह रही है, बैंकिंग मींस एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज विड्रॉवल बाय चेक ड्राफ्ट ऑर्डर और अदरवाइज। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो बैंकिंग बेसिकली क्या होता है, तो इसके अंदर जो हमारी बैंक्स होती है वो यहाँ पर पब्लिक से डिपॉजिट्स के फॉर्म में मनी को एक्सेप्ट करती है ताकि उसको यहाँ पर लैंडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सके। और जो भी पैसा डिपॉजिट की फॉर्म में बैंक एक्सेप्ट करता है वो यहाँ पर कस्टमर की डिमांड पे, यानी कि जब कस्टमर डिमांड करता है तब पेबल होता है, या फिर यहाँ पर चेक ड्राफ्ट या कोई पे ऑर्डर के द्वारा हम पैसे को विड्रॉ करवा सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है बिल्कुल करेक्ट है, सेक्शन 5B जो है यही डेफिनेशन देता है हमारी यहाँ पर बैंकिंग की। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो क्या कह रही है, बैंकिंग मींस द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज विड्रॉवल बाय चेक ड्राफ्ट और अदरवाइज। तो यहाँ पर पैराग्राफ बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस क्या है, इसमें बोला गया है कि बैंकिंग के अंदर जो बैंक्स हैं वो पैसा यहाँ पर गवर्नमेंट से एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट की फॉर्म से, ना कि पब्लिक से। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्या है, बैंकिंग मींस
द एक्सेप्टिंग द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और कंडक्टिंग ट्रेड ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज विड्रॉबल बाय चेक, ड्राफ्ट और अदरवाइज। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि जो बैंकिंग है उसके अंदर जो बैंक्स हैं वो क्या करती है, यहाँ पर पब्लिक से डिपॉजिट की फॉर्म में मनी एक्सेप्ट करती है ताकि उस पैसे का यूज करके वो गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर गुड्स को यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर सके और यहाँ पर ट्रेड कर सके। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये भी डेफिनेशन जो है वो गलत है, क्योंकि बैंक जो है किसी भी तरह की ट्रेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, बैंकिंग मींस द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, कंडक्टिंग ट्रेड ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज। यानी कि बैंकिंग के अंदर जो बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है ताकि वो गुड्स को यहाँ पर प्रोड्यूस कर पाए और यहाँ पर ट्रेड एक्टिविटीज जो है वो कर सके। तो ये भी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर क्या है, गलत है। तो ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर क्या होगी, करेक्ट होगी। तो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ए वाली डेफिनेशन है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन बीआर एक्ट एनी कंपनी विच इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सॉरी दोबारा से देखते हैं, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन बीआर एक्ट एनी कंपनी विच इज इंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और कैरीज ऑन एनी ट्रेड and which accept deposit money from the public merely for the purpose of financing its businesses shall not be deemed to transact the business of banking। तो सिंपल लाइन में अगर यहाँ पर समझाओ तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा सेक्शन है जो हमें बताता है कि कोई भी कंपनी यहाँ पर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है या फिर किसी और तरह की ट्रेड एक्टिविटीज करती है और वो पब्लिक से डिपॉजिट की फॉर्म में पैसा एक्सेप्ट करती है ताकि उसकी जो फंक्शंस है उसको यहाँ पर जो है फाइनेंस कर सके, तो ऐसे बिजनेस को हम कहेंगे कि ये बैंकिंग का बिजनेस नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है सेक्शन 5 बी या फिर सेक्शन 5 सी या फिर सेक्शन 5 डी या फिर सेक्शन 5 ई। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दे इसमें से कौन सा आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। सेक्शन 5 सी कहता है कोई भी बिजनेस पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है और वो मैन्युफैक्चर कर रही है गुड्स का और किसी भी तरह की ट्रेड एक्टिविटीज कर रही है और पैसे लेने का पर्पस क्या है कि वो अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज है उनको फाइनेंस कर पाए, वो अच्छे से कर पाए, तो वो हमारा बैंकिंग का बिजनेस यहाँ पर नहीं हो सकता। अगर मैं एग्जांपल के साथ समझाऊं तो मान के चलो XYZ कंपनी है जो कि यहाँ पर क्या करती है, फर्नीचर बनाती है। क्या बनाती है, फर्नीचर बनाती है। तो फर्नीचर बेसिकली क्या है, एक तरह का गुड्स है, ठीक है। और ये यहाँ पर पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है ताकि उस पैसे से इसके जो डे टू डे बेसिस पे ये एक्टिविटीज करती है उसको यहाँ पर जो है फाइनेंस कर सके। तो ऐसे बिजनेस को हम बैंकिंग का बिजनेस नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन हमारा बी सेक्शन 5 सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ बीआर एक्ट विच ऑफ दिस बिजनेस कैन डू बैंक इन एडिशन टू देयर रेगुलर बिजनेस। यानी कि अगर हम यहाँ पर सेक्शन 6 की बात करें तो बैंक यहाँ पर अपने रेगुलर बिजनेस के अलावा कौन कौन से बिजनेस यहाँ पर जो है वो कर सकता है। रेगुलर बिजनेस आपको पता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लैंडिंग करनी, इन्वेस्टमेंट करना। उन कामों के अलावा भी बैंकों को अथॉरिटी होती है कि वो कुछ और फंक्शंस यहाँ पर कर पाए ताकि उनका प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ पाए और वो सरवाइव कर पाए। तो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग कौन कौन से फंक्शन यहाँ पर अलाउड है। पहला क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक नोट्स। यानी कि जो बैंक है वो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये फंक्शन परफॉर्म कर सकता है बैंक। नेक्स्ट क्या है, एक्टिंग एज अ एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पर्सन कैरिंग ऑन एजेंसी। यानी कि ये जो बैंक है वो यहाँ पर किसी भी पर्सन, गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी के एजेंट के तरीके से यहाँ पर काम कर सकता है। तो ये भी फंक्शन क्या है, यहाँ पर करेक्ट है। हमारी मतलब कि आप अगर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दो ना तो बैंक आपके भी एजेंट के बिहाफ पर जो है वो काम करेगा, बदले में एक फीस चार्ज करेगा। नेक्स्ट क्या है, ग्रांटिंग एंड इशूइंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रैवलर चेक्स एंड करेंसी नोट्स। तो ये भी फंक्शन परफॉर्म जो है वो कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर करेंसी नोट्स नहीं आएगा। ठीक है, ग्रांटिंग इशूइंग और लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रैवलर चेक, ये हमारा क्या है, यहाँ पर करेंसी नोट्स को भी यहाँ पर ग्रांट कर सकता है। तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डील इन बाइंग और सेलिंग और बार्टरिंग गुड्स। यानी कि जो बैंक है वो यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है गुड्स को बाय और सेल करने में और बार्टर करने में। तो ये जो है गलत है। ठीक है, ये जो 3 फंक्शन है ये तो बैंक परफॉर्म कर सकता है, पर ये जो चौथा फंक्शन है ना, ये यहाँ पर बैंक परफॉर्म नहीं कर सकता। बैंक बिल्कुल भी गुड्स के ट्रेड में डील नहीं कर सकता क्योंकि बैंक पूरी की पूरी एक सर्विस इंडस्ट्री यहाँ पर जो है होती है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि 3 जो पहले फंक्शंस है वो बैंक परफॉर्म कर सकता है पर जो चौथा फंक्शन है वो बैंक परफॉर्म नहीं कर सकता।
नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस सेक्शन 7 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। यानी कि जो हमारा यहाँ पर सेक्शन 7 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है वो हमें यहाँ पर क्या बताता है। तो पहला देखो क्या है, इट मैंडेट्स दैट ऑल कंपनीज कैन यूज द वर्ड्स बैंक, बैंकर, बैंकिंग इन देयर नेम्स। यानी कि कोई भी कंपनी हो इंडिया के अंदर, वो जो है अपने नाम के अंदर ये तीन वर्ड बैंक, बैंकर, बैंकिंग यूज कर सकती है। या फिर इट अलाउज एनी कंपनी टू यूज वर्ड्स बैंक, बैंकर, बैंकिंग इन देयर नेम्स एज लॉन्ग दे मीट सर्टेन फाइनेंशियल क्राइटेरिया। यानी कि हमने कुछ फाइनेंशियल क्राइटेरिया रख दिया है, अगर वो कंपनी उस फाइनेंशियल क्राइटेरिया को पूरा करती रहती है, ठीक है, तो वो जो है यहाँ पर तीन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं अपने नाम के अंदर, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट क्या, इट मेंटेन दैट ओनली बैंकिंग कंपनीज कैन यूज द वर्ड्स बैंक, बैंकर, बैंकिंग इन देयर नेम्स। यानी कि इसने क्लियरली बोल दिया है कि सिर्फ और सिर्फ जो बैंकिंग कंपनी होगी वही अपने नाम के अंदर ये तीन वर्ड्स का यूज कर सकती है, और कोई भी कंपनी नहीं। या फिर इट रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ दीज वर्ड्स बाय ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग बैंकिंग कंपनीज। यानी कि ये कह रहा है कि ये जो तीन वर्ड्स है ना, कोई भी कंपनी चाहे बैंकिंग कंपनी क्यों ना हो, वो अपने नाम के अंदर जो है यूज नहीं कर सकती है। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। प्राइमरी पर्पस जो सेक्शन 7 का है वो यहां पर क्या है, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये सिर्फ अलाउ करता है कि बैंकिंग कंपनी ही इसको यूज कर सकती है और कोई भी नहीं। तो आजकल आप जितने भी यहाँ पर बैंक देखते हो उसके अंदर बैंक, बैंकर या फिर बैंकिंग, ये तीन वर्ड्स में से एक वर्ड जरूर यहाँ पर जो है यूज किया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ बीआर एक्ट विच ऑफ दिस फॉलोइंग एक्टिविटीज नॉट प्रोहिबिटेड फॉर बैंक। यानी कि अगर हमारा सेक्शन 8 की बात करें तो इसमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है, एक्टिविटी है, जो कि यहाँ पर एक बैंक जो है मतलब बैंक को करने से मनाही नहीं है, मतलब बैंक परफॉर्म कर सकता है। पहला क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डील इन बाइंग, सेलिंग और बार्टरिंग ऑफ गुड्स। तो ये फंक्शन बैंक बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर सकता, तो ये तो प्रोहिबिटेड होता है। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डील इन बाइंग, सेलिंग और बार्टरिंग ऑफ गुड्स फॉर अदर्स। यानी कि दूसरों के बिहाफ पर ये यहाँ पर डायरेक्टली जो है या फिर इनडायरेक्ट वे से गुड्स को बाय या फिर सेल करने में इन्वॉल्व हो सकता है, तो ये भी बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्या, रिसीविंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बॉन्ड, स्क्रिप्ट्स वैल्यूएबल ऑन डिपॉजिट और फॉर सेफ कस्टडी। यानी कि यहाँ पर सेफ कस्टडी की फॉर्म में किसी भी तरह के बॉन्ड, स्क्रिप्ट्स या फिर वैल्यूएबल्स को एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सेक्शन 8 जो है वो हमें बताता है कि बैंक यहाँ पर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग ये जो दो फंक्शन है वो बैंक परफॉर्म नहीं कर सकता, और ये जो फंक्शन है वो सेक्शन 6 जो हमने आगे पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग बैंक जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो मैं क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि कौन सा एक्टिविटी है जो प्रोहिबिटेड नहीं है सेक्शन 8 के अंदर, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सेक्शन 9 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 प्राइमरी डील विद। यानी कि जो हमारा यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 9 है वो प्राइमरली किस चीज के साथ यहाँ पर डील करता है। पहला देखो क्या है, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन इन रूरल एरियाज। यानी कि जो बैंक अपने रूरल एरियाज के अंदर बैंकिंग ऑपरेशंस कर रही है उसको उसको रेगुलेट करना है। या फिर डिस्पोजेबल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट बाय बैंकिंग कंपनीज, यानी कि जितनी भी नॉन बैंकिंग एसेट्स है कंपनीज के पास उसको डिस्पोज ऑफ करना है। या फिर रूल्स गवर्निंग बैंक मर्जर्स एंड एक्विजिशन, यानी कि बैंक जब यहाँ पर मर्जर और एक्विजिशन करेगा तो उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स होंगे वो बताएगा। या फिर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कैसे मैनेज किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पर बताएगा। तो फटाफट से इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। सेक्शन 9 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 किसके साथ यहाँ पर डील करता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी, डिस्पोजेबल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट बाय बैंकिंग कंपनीज इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब ये नॉन बैंकिंग एसेट्स बेसिकली यहाँ पर है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब हमें यहाँ पर बैंक लोन देता है, ठीक है, तो बदले में बैंक क्या करता है हमसे कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है यहाँ पर मांगता है, ठीक है। और जब भी हम लोग कोई भी पर्सन यहाँ पर लोन देने में डिफॉल्ट कर देता है, यानी लोन का पैसा वापस नहीं करता, तो जो बैंक है वो यहाँ पर जो सिक्योरिटी दी हुई थी, जो भी एसेट एज अ सिक्योरिटी दी हुई थी उसको एक्वायर कर लेता है ताकि उसको सेल करके अपना पैसा वापस ले सके। तो ये जो सिक्योरिटीज है
जो कि यहाँ पर एक्वायर की गई है, क्योंकि यहाँ पर लोन जो है वो वापस नहीं किया गया, इन्हीं एसेट्स को हम क्या कहते हैं, नॉन बैंकिंग एसेट। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, एक ए पर्सन है, उसने यहाँ पर एचडीएफसी बैंक से यहाँ पर जो है लोन लिया था, कितने का, 50 लाख रुपए का, ठीक है, और जिसके बदले में उसने अपना घर जो है एज अ सिक्योरिटी यहाँ पर दे दिया। तो लोन था 5 सालों के लिए दिया गया था, 5 साल पूरे हो गए और इसने यहाँ पर लोन का पैसा जो है वो वापस नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया। तो एचडीएफसी बैंक ने क्या किया, ये जो घर है ना, जो होम था इसका, इसको एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो ये जो होम है ना, वो बैंक के लिए क्या कहलाएगी, नॉन बैंकिंग एसेट, जो कि बैंक की खुद की एसेट नहीं होती बल्कि एक्वायर की होती है, क्योंकि लोन की रीपेमेंट जो है वो सही से नहीं की होती, ठीक है। तो हमें जो सेक्शन 9 है वो बताएगा कि इस नॉन बैंकिंग एसेट की डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाएगा, इसको कितने टाइम पीरियड में सेल ऑफ किया जाएगा, वो यहाँ पर बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डिस्पोजेबल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट। यानी कि हमने देखा कि सेक्शन 9 हमें बताता है कि नॉन बैंकिंग एसेट को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट उससे रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट है। पहला क्या है, नॉन बैंकिंग, नो बैंकिंग कंपनी शैल होल्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर मोर देन 7 years। यानी कि हमारी बैंक के पास, ठीक है, बैंक के पास जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते, जैसे कि हमारी बिल्डिंग्स वगैरह हो गए, तो उसको जो है वो यहाँ पर 7 साल से ज्यादा यहाँ पर अपने पास नहीं रख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बैंक कैन होल्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर मोर देन रिक्वायर्ड ऑफ इट्स ओवन यूज। यानी कि जो हमारा यहाँ पर बैंक है, ठीक है, उसके पास कोई ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पर वो खुद यूज करे, यानी कि उसकी खुद की यहाँ पर प्रॉपर्टी है। जैसे एग्जांपल के लिए, बैंक जिस ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है वो भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, पर वो बैंक खुद यूज कर रहा है, वो खुद उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसको जो है वो यहाँ पर 7 साल से ज्यादा जो है वो रख सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। पहली वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको 7 साल से ज्यादा बैंक अपने पास नहीं रख सकता, उसको डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है। पर कोई भी ऐसी एसेट जो कि बैंक खुद यूज कर रहा है उसको वो 7 साल से ज्यादा अपने पास रख सकता है। उसके बाद क्या है, आरबीआई हैज अथॉरिटी टू ग्रांट एन एक्सटेंशन अप टू 5 years बियॉन्ड द इनिशियल 7 years। यानी कि अगर किसी केस में जो बैंक है वो यहाँ पर 7 साल के अंदर अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाता है, तो उस केस में आरबीआई के पास अथॉरिटी होती है कि वो जो टाइम पीरियड है वो 5 साल और यहाँ पर जो है वो बढ़ा दे। तो ये सारी की सारी यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहां से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि जितने भी नॉन बैंकिंग एसेट्स हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर 7 साल के अंदर अंदर में डिस्पोज ऑफ करना यहाँ पर जरूरी होता है जब भी उसे एक्वायर किया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम कितना है हमारे यहाँ पर, 12 साल, वो भी एक्सेप्शनल केसेस में अगर आरबीआई प्रोवाइड कर दे तो है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सेक्शन 10 ऑफ बियर एक्ट डील्स विद मैनेजमेंट ऑफ बैंक। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ बैंक। देखो हमारा जो सेक्शन 10 है वो हमें बताता है कि एक जो बैंक है उसकी यहाँ पर मैनेजमेंट कैसे की जाएगी, उसके मैनेजमेंट के अंदर जो लोग होंगे वो कौन कौन से होंगे वो हमें बताता है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ए बैंकिंग कंपनी कैन नॉट एम्प्लॉय और बी मैनेज बाय अ मैनेजिंग एजेंट। पहले यहां पर समझो मैनेजिंग एजेंट का यहां पर क्या मतलब है। मैनेजिंग एजेंट सिंपली देखो, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि किसी दूसरे पर्सन के लिए एजेंट के तरीके से यहां पर जो है वो काम कर रहा है। मान के चलो एक ए पर्सन है, ठीक है, इसने यहां पर एक बी पर्सन को अपॉइंट किया और ये जो बी पर्सन है वो एजेंट के तरीके से काम कर रहा है ए पर्सन के लिए, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है जो हमारा सेक्शन 10 है वो कहता है कि जो बैंक है ना, इस पर्सन को यानी कि बी पर्सन जो पहले से किसी का एजेंट है, इसको यहाँ पर अपनी मैनेजमेंट में अपॉइंट नहीं कर सकती है। यानी कि ये जो पर्सन है वो यहाँ पर बैंक को मैनेज नहीं कर सकता है, उसे नहीं चला सकता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी डायरेक्टर के फॉर्म में इसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट क्या है, इट कैन नॉट एम्प्लॉय एनी पर्सन हु इज डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी। यानी कि यहाँ पर जो बैंकिंग कंपनीज है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि यहाँ पर पहले से किसी और कंपनी का डायरेक्टर है उसे अपॉइंट नहीं कर सकती मैनेजमेंट के अंडर। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर करेक्ट है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, ए पर्सन है, ये यहाँ पर एबीसी कंपनी के अंडर पहले से ही डायरेक्टर लगा हुआ है, तो बैंक इस ए पर्सन को एज अ डायरेक्टर जो है अपॉइंट नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्या है, एवरी बैंकिंग कंपनी कैन बी मैनेज बाय अ पार्ट टाइम चेयरमैन। यानी कि जो चेयरमैन है बैंक का, जो कि मैनेज करता है ओवरऑल बैंक को, है ना, हेड होता है एक तरह का, उसे हम पार्ट टाइम बेसिस पे अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो हमारा चेयरमैन है ना वो हमेशा यहाँ पर होल टाइम बेसिस पे ही अपॉइंट किया जाता है और वो 5 सालों के लिए यहाँ पर जो है मैक्सिमम अपॉइंट किया जाता है, जिसके बाद उसको दोबारा से रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, इट कैन नॉट एम्प्लॉय एनी पर्सन
हु हैज बीन एडजुडिकेटिंग इंस्टॉलमेंट, यानी कि कोई भी पर्सन जो इंस्टॉलमेंट हो चुका है उसे अपॉइंट नहीं कर सकती वो मैनेजमेंट के अंदर। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये तीन स्टेटमेंट जो है हमारी यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन बी को मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, करेक्ट कर दूंगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्योंकि तीसरी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, what is the minimum percentage of board of members required to have professional and practical experience in relevant fields like accountancy, agriculture, finance, law in bank board of director। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको बता दूं, ये सबसे हाईएस्ट रैंकिंग बॉडी होती है जो कि यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उससे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जो है वो यहाँ पर लेते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर चलाती है। तो ऐसे ही बैंकिंग के अंडर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। तो हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसने एक कंडीशन रखी है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर जितने भी यहाँ पर मेंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पर मेंबर्स हैं, तो कम से कम एक सर्टन परसेंटेज जो मेंबर्स हैं उनकी यहाँ पर अच्छी खासी एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पर फील्ड्स जो कि बैंक जिसके अंडर परफॉर्म करेगा, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, फाइनेंस हो गया, लॉ हो गया, तो इनके अंडर उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वो परसेंटेज कितनी है, क्वेश्चन पूछ रहा है वो परसेंटेज कितनी है, तो मैंने परसेंटेज यहां पर गलती से लिख दिया है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि अगर हमारे यहां पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मान के चलो उसमें 10 डायरेक्टर है, तो कम से कम 51% ऐसे मेंबर्स उसमें होने चाहिए जिनको यहां पर अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, फाइनेंस और लॉ में अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि वो बैंकों के रिगार्डिंग अच्छी पॉलिसीज यहां पर जो है बना सके। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज सेक्शन 16 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन प्रोहिबिट, यानी कि जो हमारा सेक्शन 16 है वो यहाँ पर क्या प्रोहिबिट करता है, किस चीज की मनाही है सेक्शन 16 के अंदर। पहला क्या, इट प्रोहिबिट्स इंडिविजुअल फॉर वर्किंग इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, यानी कि ये इंडिविजुअल्स को रोकता है कि आप जो है कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो है वो यहाँ पर बैंकिंग इंडस्ट्री के अंडर काम नहीं कर सकता, यानी कि वो अपनी कोई बैंक स्टैब्लिश नहीं कर सकता। या फिर इट प्रोहिबिट्स अ पर्सन फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर इन मोर देन वन बैंकिंग कंपनी साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही टाइम पर कोई भी पर्सन यहां पर जो है दो बैंकिंग कंपनीज में दो बैंकिंग कंपनीज में डायरेक्टर नहीं हो सकता है। क्लियर है। उसके बाद इट मेंडेज दैट ऑल बैंकिंग कंपनीज मस्ट हैव सेम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब कि ये बताता है कि हर बैंकिंग कंपनीज का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो सेम होना चाहिए। या फिर इट एनकरेज इंडिविजुअल्स टू होल्ड मल्टीपल डायरेक्टरशिप इन बैंकिंग कंपनीज, यानी कि वो एनकरेज करता है इंडिविजुअल्स को कि वो यहाँ पर मल्टीपल बैंकिंग कंपनीज में डायरेक्टरशिप जो है वो परफॉर्म करे। तो यहाँ पर देखो हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन इज अ बी इज अ करेक्ट आंसर। तो सेक्शन 16 सिंपली कह रहा है कि अगर कोई पर्सन पहले से किसी बैंकिंग कंपनी का डायरेक्टर है तो वो यहां पर किसी और बैंकिंग कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ बैंकिंग कंपनीज पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा सेक्शन 11 है वो हमें बताता है कि एक बैंक की यहाँ पर जो मिनिमम पेड अप कैपिटल और जो रिजर्व्स हैं वो यहाँ पर कितने होने चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या है, बोल रहा है 1 लाख होना चाहिए, दूसरा कह रहा है 5 लाख होना चाहिए, तीसरा कह रहा है 10 लाख होना चाहिए, या फिर 50 लाख होना चाहिए। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दिया कि अगर कोई बैंक यहाँ पर स्टैब्लिश होना चाहती है तो उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल प्लस उसके जो रिजर्व्स हैं उनकी टोटल वैल्यू यहाँ पर कितनी होनी चाहिए। फटाफट से यहां पर इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या हो। तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन बी 5 लाख इज द करेक्ट आंसर। यानी कि कोई भी बैंक है उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व जो है वो 5 लाख के इक्वल होना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता। हालांकि आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो सिर्फ एक्ट में लिखा हुआ है। आज के टाइम में अगर आप देखो तो काफी ज्यादा नेटवर्थ यहाँ पे जो है डिमांड की जाती है, करोड़ों में यहाँ पे जो है डिमांड की जाती है। पर एक्ट में कितना लिखा हुआ है, 5 लाख लिखा हुआ है। तो अगर एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो आप यहाँ पर 5 लाख आंसर करोगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ बीआर एक्ट द ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल ऑफ बैंक मस्ट बी 4:2:1। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन विच कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल इज करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझो, इसमें जो टर्म्स यूज किए वो यहाँ पर समझो। तो जो सेक्शन 12 हमारा यहाँ पर कहता है किसी भी बैंक की जो ऑथराइज कैपिटल है और सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल जो है वो यहाँ पर 4:2:1 के रेशो में यहाँ पर जो है होनी चाहिए। यानी कि हमारी जो यहाँ पर सब्सक्राइब कैपिटल है, सॉरी, जो हमारी यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल है वो दुगनी होनी चाहिए हमारी यहाँ पर सब्सक्राइब कैपिटल से।
और जो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल है वो दुगनी होनी चाहिए किससे, हमारी यहाँ पर पेड अप कैपिटल से। अब इसको एक एग्जांपल के साथ भी समझो, यहाँ पर एग्जांपल के साथ समझो। यहाँ पर अगर हमारी ऑथराइज कैपिटल जो है यहाँ पर 20 लाख रुपए है, हमारी अगर ऑथराइज कैपिटल 20 लाख रुपए है, तो उसका आधा हमारा सब्सक्राइब कैपिटल कम से कम कितनी होनी चाहिए, 10 लाख रुपए होनी चाहिए। उसके बाद हमारी जो पेड अप कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 5 लाख रुपीज यहाँ पर जो है कम से कम यहाँ पर जो है होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी जो कैपिटल है वो हमेशा इस रेशो में ही होनी चाहिए, इससे कम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा था इसमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, यानी इस रेशियो के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है हमारी कैपिटल का। जब तक आप आंसर बताइए, हम यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल का मीनिंग भी समझ लेते हैं, ताकि आप समझ पाओ कि बेसिकली क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ऑथराइज कैपिटल की। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, तो ये यहाँ पर मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कि यहाँ पर एक बैंक जो है रेज कर सकती है अपने शेयर्स को इशू करके। मान के चलो अगर ऑथराइज कैपिटल कितनी है यहाँ पर 10 लाख रुपए, ठीक है, ऑथराइज कैपिटल कितनी है 10 लाख रुपए, तो बैंक जो है अपने शेयर्स को इशू करके 10 लाख रुपए ही यहां पर रेज कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद क्या है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, देखो जब भी बैंक यहां पर शेयर्स को इशू करता है, तो जितने शेयर्स पब्लिक परचेज कर लेती है वो कहलाते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। जैसे मान के चलो 10,000 शेयर्स यहां पर जो है इशू किए थे बैंक ने, 9,000 शेयर सब्सक्राइब कर लिए, तो ये हमारी क्या कहलाती है यहाँ पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी 9,000 जो शेयर्स पब्लिक ने परचेज कर लिए। उसके बाद बात करते हैं पेड अप कैपिटल की। पेड अप कैपिटल क्या होता है, तो यहाँ पर देखो हमारे जितने भी शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब करती है, पब्लिक को उसकी यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ती है। जो जितनी पेमेंट पब्लिक ने कर दी है शेयर्स के अगेंस्ट वो कहलाते हैं पेड अप कैपिटल। जैसे मान के चलो हमने 10 लाख के शेयर्स इशू किए थे और पब्लिक ने हमें 6 लाख रुपए यहाँ पर पे कर दिए हैं, तो जो 6 लाख रुपीज है ये क्या कहलाएगी, हमारी पेड अप कैपिटल। तो फटाफट से इसका आंसर जरूर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया है रेशो का मतलब कि किस रेशो में यहाँ पर होनी चाहिए, तो अगर आपको क्लियर है तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए। तो यहाँ पे देखो हमारा जो आंसर रहेगा वो यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन बी, क्योंकि आप देख सकते हो 10 लाख जो है वो दुगना है किससे, 5 लाख से, यानी कि हमारी जो ऑथराइज कैपिटल है वो 2 गुना है हमारे यहाँ पर सब्सक्राइब कैपिटल से। उसके बाद जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो यहाँ पर 2 गुना है किसका, पेड अप कैपिटल का। यानी कि अगर यहाँ पर हमारी ऑथराइज कैपिटल 10 लाख है तो कम से कम हमारी सब्सक्राइब कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए, और पेड अप कैपिटल जो है वो यहाँ पर 2.5 लाख यहाँ पर होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ बीआर एक्ट, नो बैंक शैल पे एनी डिविडेंड ऑन इट्स शेयर until all its capitalized expenses have been completely written off, these capitalized expenses include। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखो जो बैंक्स हैं वो जब भी यहाँ पर काम करते हैं तो वो क्या कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, और ये जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स के अंडर जो कि मालिक है बैंक के, उनको डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर जो है वो करना होता है। तो बैंक जो है यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड की फॉर्म में जो है वो शेयर होल्डर को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो पर हमारा जो यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि बैंक के जितने भी कैपिटलाइज एक्सपेंसेस हैं, जितने भी कैपिटलाइज एक्सपेंसेस हैं, जब तक वो खत्म नहीं हो सकते, आप उसको रिटर्न ऑफ नहीं कर देते हो, तब तक आप डिविडेंड जो है वो पे नहीं कर सकते हो। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन से हमारे यहाँ पर कैपिटलाइज एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो कैपिटलाइज एक्सपेंस का मीनिंग भी आपको बता दूं, कैपिटलाइज एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनका जो बेनिफिट होता है वो हमें 1 साल से ज्यादा के लिए मिलना होता है। ठीक है, ऐसे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो पहले उनको रिटर्न ऑफ करो। यानी कि अगर मान के चलो आपने यहाँ पर 10 लाख रुपए के कैपिटल एक्सपेंसेस किए, तो पहले इस जो भी पैसा आपको आए उस इस 10 लाख रुपए को पूरा करो, उसके बाद आप यहाँ पर डिविडेंड जो है वो पे करो। तो पहला कह रहा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, जब हम बैंक को स्टार्ट करते हैं तो शुरुआती दिनों में, यानी कि बैंक अभी हमारा स्टार्ट नहीं है, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ खर्चा करना पड़ता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ते हैं, कुछ फीस वगैरह यहाँ पर पे करने पड़ते हैं, तो वो हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, शेयर सेलिंग कमीशन, यानी कि जब आपने अपने शेयर्स को सेल किया था तो उसके लिए कुछ ब्रोकर्स हायर किए थे, उसको आपने कमीशन पे किया, तो ये भी हमारा इंक्लूड होता है, क्योंकि ये भी एक कैपिटल एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल एसेट, जो भी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है, यानी कि आपकी जो गुडविल है उसको बनाने के लिए जो भी आपने खर्चा किया है वो, तो ये भी हमारा इंक्लूड होता है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस है ना वो हमारे कैपिटल एक्सपेंस आते हैं, और बैंक को पहले इसको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो यहाँ पर डिविडेंड जो है वो पे कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, एज पर सेक्शन 70
every banking company is required to establish a reserve fund and transfer a minimum of 20% of its annual profit to this fund before declaring any dividend, but this provision is not applicable if. तो यहाँ पर सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग हर बैंकिंग कंपनी को एक रिजर्व फंड, जिसको हम स्टैच्यूटरी फंड भी यहाँ पर जो है वो कहते हैं, वो यहाँ पर जो है क्रिएट करना पड़ता है, और जो भी यहाँ पर वो प्रॉफिट कमाते हैं उसका 20% जो है उसे यहाँ पर इस रिजर्व फंड के अंडर जो है वो डालना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई लॉस हो तो उसे हम यहाँ पर कवर कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर ये जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होती, यानी कि बैंकों को अपने प्रॉफिट का 20% रिजर्व फंड में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती है। पहला क्या है, द बैंकिंग कंपनी एनुअल प्रॉफिट एक्सीड 10% ऑफ टोटल एसेट, यानी कि बैंकिंग कंपनी की जो एनुअल प्रॉफिट्स है अगर वो टोटल एसेट के 10% से इंक्रीज कर जाते हैं तब नहीं करना पड़ेगा। या फिर बैंक प्रॉफिट्स हैव बीन कंसिस्टेंटली डिक्लाइनिंग फॉर द पास्ट 3 इयर्स, यानी कि पिछले 3 सालों में बैंक के जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर कंसिस्टेंट बेसिस पे कम होते जा रहे हैं। या फिर द बैंक इज न्यूली एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन विद इट्स फर्स्ट 3 ईयर ऑफ ऑपरेशन, यानी कि बैंक अभी नई नई बनी है और उसको बने को अभी 3 साल तक, मतलब जब तक 3 साल पूरे नहीं हो जाते तब तक उसे यहाँ पर जो है रिजर्व फंड में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। या फिर द कंबाइंड वैल्यू ऑफ रिजर्व फंड एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट मैचेस द पेड ऑफ कैपिटल, यानी कि अगर हमारे रिजर्व फंड में जो पैसा पड़ा हुआ है और हमारे यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो है पैसा पड़ा हुआ है, अगर उनकी जो कंबाइंड वैल्यू है वो यहाँ पर टोटल पेड अप कैपिटल के इक्वल हो जाती है, तब हमें ये जो प्रोविजन है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी यहाँ पर रिजर्व फंड और यहाँ पर हमारे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस इक्वल हो जाएगा पेड अप कैपिटल के, तो हमें ये प्रोविजन फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के साथ अगर इसको समझेंगे तो मान के जो पेड अप कैपिटल है वो कितने 5 लाख रुपए है, और यहाँ पर रिजर्व फंड में पैसा जो है 2 लाख पड़ा हुआ है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में 3 लाख पड़ा है। तो यहाँ पर आप देखोगे इन दोनों की जो कंबाइंड वैल्यू वो 5 लाख इक्वल होगी, तो इस केस में रिजर्व फंड में पैसा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती है, ये प्रोविजन जो है वो अप्लाई नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्शन 18, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द सेक्शन 18। तो पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो सेक्शन 18 है वो यहाँ पर डील करता है सीआरआर के साथ, यानी कि जो हमारा कैश रिजर्व रेशियो है उसके साथ यहाँ पर डील करता है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द सेक्शन 18, तो मतलब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला क्या है, इट मेंडेज दैट एवरी नॉन शेड्यूल्ड बैंकिंग कंपनी मस्ट मेंटेन अ कैश रिजर्व, यानी कि जो हमारा सेक्शन 18 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, ये हमें कहता है कि जितनी भी नॉन शेड्यूल्ड बैंक है उनको यहाँ पर एक कैश रिजर्व जो है वो मेंटेन करके रखना कंपलसरी होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जैसे यहाँ पे देखो जो आरबीआई एक्ट था उसमें क्या था कि हमारा यहाँ पर जितने भी शेड्यूल्ड बैंक है उनको एक सीआरआर मेंटेन करके रखना पड़ता था आरबीआई के पास। ठीक है, पर नॉन शेड्यूल्ड बैंक के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नॉन शेड्यूल्ड बैंक के बारे में बोल रहा है, कह रहा है कि आप यहाँ पर अपने मतलब कैश रिजर्व रेशियो आप मेंटेन करके रखो। नेक्स्ट क्या है, द कैश रिजर्व कैन बी kept either with the banking company itself or in current account with the Reserve Bank of India, यानी कि जो कैश रिजर्व मेंटेन किया जा रहा है वो बैंक अपने पास भी मेंटेन करके रख सकते हैं या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक करंट अकाउंट ओपन करके वहां पर भी जो है रख सकती है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर करेक्ट है। पर शेड्यूल बैंक के केस में ऐसा नहीं था, शेड्यूल बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही कैश रिजर्व मेंटेन यहाँ पर करेगा। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व मस्ट बी इक्वल टू सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल इट्स नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज इन इंडिया, यानी कि बैंक की जितनी भी टोटल लायबिलिटी जितनी भी टोटल डिपॉजिट्स हैं, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो चाहे वो हमारे यहाँ पर टाइम डिपॉजिट हो, उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो यहाँ पर जो है कैश रिजर्व के फॉर्म में उन्हें रखना जरूरी होता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द अबव क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये सारे की सारे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द सेक्शन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सेक्शन 20 ऑफ बियर एक्ट डील्स विद द रिस्ट्रिक्शन ऑफ बैंक्स फॉर मेकिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ लोन्स, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन नो बैंकिंग कंपनी शैल। तो यहाँ पर देखो बैंक का जो मेन काम है वो क्या है, यहाँ पर लोन्स एंड एडवांसेस देना। पर जो हमारा सेक्शन 20 है वो यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है, मतलब कि ऐसे केसेस बताता है जहां पर जो बैंक है वो यहाँ पर लोन्स प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस है, ऐसे लोन्स है जो कि एक बैंक यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकता। पहले क्या है, ग्रांट एनी लोन्स और एडवांसेस ऑन सिक्योरिटी ऑफ ऑन इट्स शेयर्स, यानी कि कोई भी बैंक जो है
अपने ही शेयर्स के अपने ही शेयर्स को एज अ सिक्योरिटी लेकर लोन यहाँ पर नहीं दे सकता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये जो लोन है वो बैंक प्रोवाइड नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल के मान के चलो एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, इसके यहाँ पर 10% शेयर जो है ए पर्सन ने एक्वायर किए हुए, है ना। तो ए पर्सन जाता है अपने शेयर्स को लेकर, ठीक है, और एचडीएफसी बैंक को कहता है कि इन शेयर्स को अपने पास रख लो एज अ सिक्योरिटी और मुझे यहाँ पर लोन दे दो। तो इस केस में जो एचडीएफसी बैंक है वो यहाँ पर इन शेयर्स के अगेंस्ट जो कि इसके खुद के हैं लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोहिबिटेड है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20। नेक्स्ट क्या है, ग्रांट एनी लोन्स और एडवांसेस टू एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर, यानी कि बैंक के जो डायरेक्टर है, ठीक है, कोई भी डायरेक्टर हो उसको यहाँ पर लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये भी करेक्ट है, बैंक अपने डायरेक्टर को लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या है, ग्रांट एनी लोन्स ऑन सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी, यानी कि किसी भी कंपनी के शेयर्स के अगेंस्ट लोन नहीं दे सकता। तो ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि अपने अपने शेयर्स के अगेंस्ट छोड़कर, यानी कि उसके जो अपने शेयर्स है उसके अगेंस्ट छोड़कर बाकी कोई भी कंपनी हो उसके शेयर्स के अगेंस्ट वो लोन प्रोवाइड यहाँ पर कर सकते हैं। यानी कि एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसके शेयर्स अगर ए पर्सन के पास हैं तो वो यहाँ पर बैंक के पास जाकर एज अ सिक्योरिटी देकर लोन जो है वो ले सकता है। तो ये लोन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट है, ग्रांट एनी लोन्स टू एनी कंपनी और फर्म इन विच डायरेक्टर ऑफ बैंक इज इंटरेस्टेड, यानी कि किसी भी कंपनी या फिर फर्म जिसके अंडर डायरेक्टर का किसी भी तरह का इंटरेस्ट हो उसको लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल के मान के चलो एबीसी कंपनी है, उसके अंदर जो डायरेक्टर है वो पार्टनर है, यानी बैंक का जो बैंक का जो डायरेक्टर है वो पार्टनर है। तो डायरेक्टर का पूरा इंटरेस्ट है उस फर्म के अंदर, उस कंपनी के अंदर, तो बैंक इस कंपनी को लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता है। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर देखो हमारे सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग पहला तीसरा ये तीन तरह के जो लोन है वो यहाँ पर बैंकिंग कंपनी प्रोवाइड नहीं कर सकती। सॉरी, यहाँ पर गलती कर दी मैंने, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ये तीन तरह के जो लोन है वो बैंक प्रोवाइड नहीं कर सकती, पर ये तीसरे तरह का लोन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर वो क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जो ऑप्शन बी होगा ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है यहाँ तक तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। और इस क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, सेक्शन 21 ग्रांट्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द पावर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एडवांसेस मेड बाय बैंकिंग कंपनीज। द आरबीआई कैन इशू डायरेक्टिव्स टू बैंक्स कंसर्निंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ देयर लैंडिंग एक्टिविटीज इनक्लोज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो सेक्शन 21 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, वो बैंकों को हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको पावर देता है कि बैंक यहाँ पर जो भी लोन एडवांसेस यहाँ पर देते हैं उसको वो रेगुलेट कर पाए। तो इस पावर के अकॉर्डिंग जो आरबीआई है वो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लैंडिंग एक्टिविटीज के रिगार्डिंग डायरेक्शन दे सकता है कि बैंक वो उन लैंडिंग एक्टिविटीज को यहाँ पर कैसे करेगा। तो ये जो लैंडिंग एक्टिविटीज है वो यहाँ पर कौन कौन सी होती है जिसके रिगार्डिंग आरबीआई डायरेक्शन दे सकता है, वो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यानी कि लैंडिंग एक्टिविटीज के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पर आ जाती है। तो पहला क्या है, पर्पज ऑफ एडवांस, यानी कि एडवांस किस पर्पज के लिए दिया जा रहा है, एग्रीकल्चर के लिए दिया जा रहा है, इंडस्ट्री के लिए दिया जा रहा है, पर्सनल कंजम्पशन के लिए दिया जा रहा है, उसको कंट्रोल कर सकती है। और आरबीआई कह सकती है कि आप इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए लोन दीजिए और इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए लोन ना दीजिए। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन आरबीआई दे सकता है। नेक्स्ट क्या है, मार्जिन टू बी मेंटेन, यानी कि एक बैंक जो है वो कितना मार्जिन मेंटेन करेगा जब भी वो लोन यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, 10% 20%, उसके रिगार्डिंग डायरेक्शन भी दे सकती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम क्वांटम ऑफ अ सिंगल एंटिटी, यानी कि एक सिंगल पर्सन को या फिर एक सिंगल फर्म को मैक्सिमम कितना लोन दे सकती है हमारे यहाँ पर बैंक, वो भी यहाँ पर डिसाइड कर सकता है, उसके रिगार्डिंग भी डायरेक्शन दे सकता है। तो ये भी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ लोन डिपार्टमेंट बैंक एम्प्लॉयज, यानी कि लोन डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी बैंक एम्प्लॉयज है उनको हायरिंग और फायरिंग से रिलेटेड यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे सकता है। तो ये फंक्शन नहीं होता, यानी कि यहाँ पर ये जो तीन आप दिख रहे, ये जो तीन एक्टिविटीज है लैंडिंग से रिलेटेड, इसके रिगार्डिंग आरबीआई डायरेक्शन दे सकता है पर चौथी के रिगार्डिंग नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सेक्शंस ऑफ बीआर एक्ट, यानी कि इसमें से कौन से ऐसे सेक्शन स्टेटमेंट है जो कि गलत बताते हैं हमारे यहाँ पर सेक्शंस के रिगार्डिंग। पहला क्या है,
सेक्शन 22 डील्स विद लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज, यानी कि जो सेक्शन 22 है वो डील करता है लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज के साथ। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन 24 डील करता है मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व के साथ, या फिर सेक्शन 26 डील करता है रिटर्न ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के साथ, या फिर सेक्शन 35 जो है वो डील करता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ सब्सिडरी कंपनीज के साथ। तो यहाँ पर देखो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो तीन स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि सेक्शन 20 जो है वो डील करता है लाइसेंसिंग के साथ, यानी कि सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग हर बैंकिंग कंपनीज को अपने ऑपरेशंस को इनिशिएट करने से पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर लाइसेंस लेना यहाँ पर जरूरी होता है। बिना लाइसेंस के कोई भी बैंकिंग कंपनी जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्या 24, तो सेक्शन 24 क्या कहता है कि यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो मेंटेन करने जरूरी होती है। ठीक है, ऐसे ही हमारा सेक्शन 26 अनक्लेम डिपॉजिट के बारे में बात करते हैं। इनके बारे में आगे हम डिटेल में क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे। तो फिलहाल आपको समझना है कि कौन सा सेक्शन किसके साथ यहाँ पे जो है डील करता है। चौथी स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है, क्योंकि सेक्शन 35 जो है वो डील करता है इंस्पेक्शन के साथ। क्योंकि सेक्शन 35 हमें बताता है कि जो आरबीआई है उसके पास यहाँ पर पावर है कि वो खुद या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर किसी भी बैंक की इंस्पेक्शन जो है वो कर सकता है। यानी कि उसे लग रहा है कि बैंक अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसकी इंस्पेक्शन यहाँ पर की जा सकती है। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन और सब्सिडरी कंपनी है इसके साथ सेक्शन हमारा 19 जो है यहाँ पर डील करता है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सेक्शन 34 ऑफ बीआर एक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, नॉट नहीं करेक्ट है रिगार्डिंग द सेक्शन 34 ऑफ बीआर एक्ट। तो यहाँ पर देखो सेक्शन 34 जो है वो डील करता है एसएलआर के साथ, यानी कि हमारा जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व होता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व क्या होता है, तो यहाँ पर देखो बैंकों के लिए जरूरी होता है कि उनके पास जितने भी डिपॉजिट आते हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है अपने पास ही मेंटेन करके रखे, रिजर्व करके रखे, ताकि अगर यहाँ पर उनको किसी भी तरह का लॉस होता है तो उस लॉस को वो जो है वो कवर कर सके। क्लियर है, तो एसएलआर भी एक यहाँ पर रिजर्व रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, सीआरआर में क्या होता है था कि अगर शेड्यूल बैंक है तो वो आरबीआई के पास मेंटेन करके रखते थे, पर एसएलआर के केस में हर तरह की बैंक जो है वो अपने पास ही यहाँ पर जो है मेंटेन करके रखिए सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट। क्लियर है आपको। अब कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है कौन सी नहीं, पहला क्या कह रहा है, इट मेंटेन्स शेड्यूल बैंक incorporated in India must maintain a certain percentage of its total demand and time liabilities as a statutory liquidity ratio। यानी कि इसने मैंडेट किया कि शेड्यूल्ड बैंक जितनी भी इंडिया के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई है वही सिर्फ जो है यहाँ पर एक सर्टेन परसेंटेज जो है टोटल डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का अपने पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व के फॉर्म में मेंटेन करके रखी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी बैंक है इंडिया के अंदर चाहे वो शेड्यूल्ड है नॉन शेड्यूल्ड है उनके लिए जरूरी होता है कि एसएलआर मेंटेन करके रखें। तो ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। नेक्स्ट है, द एसएलआर कैन बी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश बैलेंसेस विद द बैंकिंग कंपनी, गोल्ड, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज इशूड और गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जो एसएलआर है, यानी कि जो हमने टोटल परसेंटेज बताई है, मान के चलो जो एसएलआर है वो कितना है 10% है, तो इस ये जो 10% है वो हम यहाँ पर कैश की फॉर्म में भी रख सकते हैं, गोल्ड की फॉर्म में भी रख सकते हैं, या फिर कुछ यहाँ पर ऐसी सिक्योरिटीज जिसको यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है, यानी कि हम उसको एसएलआर सिक्योरिटीज में मान सकते हैं, उसके फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, द रिजर्व इज टू बी मेंटेन ऑन डेली बेसिस, द मैक्सिमम लिमिट इज एसएलआर इज 40%। तो जो रिजर्व है वो डेली बैलेंस पे जो है वो मेंटेन किया जाना है बैंकों के साथ, मतलब ये हर दिन जितनी भी सर्टेन परसेंटेज यहाँ पर फिक्स की है बैंकों के लिए जरूरी है कि वो मेंटेन करके रखे। और मैक्सिमम जो एसएलआर रेट है वो कितना है हमारा यहाँ पर 40% है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि ये हमने पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी ये जो दो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, एज पर सेक्शन 26 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, every banking company must submit a report of unclaimed deposit to RBI within 30 days after the end of each calendar year। What is the meaning of unclaimed deposit? यानी कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग जितनी भी बैंकिंग कंपनीज है जब उसका कैलेंडर ईयर एंड हो जाता है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर उनके पास जितने भी अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं उसकी एक रिपोर्ट बना के आरबीआई के पास जो है वो सबमिट करवानी जरूरी होती है। तो इस सेक्शन के अंडर अनक्लेम डिपॉजिट का क्या मतलब होता है, पहला क्या है, कोई भी डिपॉजिट अकाउंट जो कि यहाँ पर 1 साल तक डॉर्मेंट हो रहा है या फिर इनएक्टिव रहा है, या फिर डिपॉजिट दैट हैज रिमेन्ड डॉर्मेंट और इनएक्टिव फॉर 5 इयर्स, यानी कि 5 सालों के लिए इनएक्टिव है, उसमें किसी भी तरह की यहाँ पर ट्रांजेक्शन नहीं की है, या फिर
डिपॉजिट दैट हैव रिमेन डोरमेंट और इनएक्टिव फॉर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि 10 सालों तक कोई किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं हुई है, या फिर डिपॉजिट दैट हैव रिमेन डोरमेंट इनएक्टिव फॉर पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर देखो क्या है, डिपॉजिट जो कि यहां पर 10 साल या फिर उससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए इनएक्टिव है, उसमें किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन नहीं की गई है, तो वो हमारा कहलाता है अनक्लेम डिपॉजिट। कई बार क्या होता है, जो डिपॉजिटर होते हैं वो अकाउंट खुलवा के भूल जाते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो ए पर्सन है, उसने एचडीएफसी में बैंक अकाउंट ओपन करवाया, ठीक है, और उस अकाउंट को उसमें 1000 रुपये जमा करवाई और वो यहाँ पर भूल गया, और उसने यहाँ पर 10 सालों तक उसमें किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन की ही नहीं। तो ये जो डिपॉजिट होगा, ये हमारा अनक्लेम डिपॉजिट जो है वो कहलाएगा। और बैंकों के लिए जरूरी होता है कि ये अनक्लेम डिपॉजिट का जितना भी पैसा होता है वो आरबीआई के पास यहाँ पर जो है वो जमा करवाए, ताकि जो आरबीआई है वो आगे इसको अच्छे कामों के लिए यूज जो है वो कर सके। क्लियर है आपको? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, what is the purpose of depositor education awareness fund established by आरबीआई? ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा जो आरबीआई है, हमारे जितने भी बैंक्स हैं, उसने जो भी अनक्लेम डिपॉजिट का पैसा आरबीआई के पास सबमिट करवाया है, आरबीआई क्या करता है, एक डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड यहाँ पर बना लेता है और सारा का सारा पैसा जो है उस फंड में डाल देता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो फंड है जो आरबीआई ने स्टैब्लिश किया, इसका पर्पस क्या होता है। पहला कह रहा है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बैंक फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, यानी कि जो बैंक्स फाइनेंशियली डिफिकल्ट मतलब फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस कर रही हो उसको थोड़ा सपोर्ट कर दें, उसके लिए पैसे को यूज किया जाता है। या फिर टू प्रमोट फाइनेंशियल एजुकेशन अवेयरनेस अमंग डिपॉजिटर इन द बैंकिंग सिस्टम, यानी कि हमारे जो डिपॉजिटर्स हैं उनमें यहाँ पर जो है बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड एजुकेशन की अवेयरनेस फैलानी है, ठीक है। उनमें उनको बैंकिंग सिस्टम की एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ताकि वो किसी भी तरह के फ्रॉड में ना फंस सके। उसके बाद टू फंड पॉलिटिकल कंपेंजेंस रिलेटेड टू बैंकिंग पॉलिसीज, यानी बैंकिंग पॉलिसी रिलेटेड जो भी पॉलिटिकल फंड, पॉलिटिकल रैली वगैरह की जा रही है, पॉलिटिकल डिस्कशन की जा रही है, उसको फंड करना है। या फिर टू सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ बैंक ब्रांचेस इन रूरल एरियाज। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो जो आरबीआई है उसके लिए जरूरी होता है कि जो भी पैसा अनक्लेम डिपॉजिट से आया उसे डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड स्टैब्लिश करके उसमें डाल दे और उस पैसे को डिपॉजिटर की अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए यहाँ पर जो है वो खर्च किया जा सके, यानी कि डिपॉजिटर के पैसे को डिपॉजिटर के लिए ही यूज यहाँ पर जो है वो किया जाना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जो बैंक है, अगर बाई चांस मान के चलो बैंक ने सारा पैसा जो है वो आरबीआई को दे दिया, ठीक है, पर बाद में जो डिपॉजिटर है वो आ गया और कह रहा है कि मैंने यहाँ पर 12 साल पहले अपना पैसा जमा करवाया था वो मुझे चाहिए, तो उस केस में बैंक क्या करेगा। तो यहाँ पर देखो जो आरबीआई है उस केस में आरबीआई को सारा पैसा जो है बैंक को वापस करना पड़ेगा और जो बैंक है ये पैसा जो है डिपॉजिटर को दे देगा। हालांकि प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे काफी सारे, वो यहाँ पर मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पर हमने कवर कर लिया। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके क्लियर भी जरूर लिख देना ताकि मुझे पता लग सके कि आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर जो हमारे बैंक लॉस थे आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। तो आई होप उसके बाद में आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको डाउट है फिर भी, चाहे वो आरबीआई एक्ट में हो चाहे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में हो, तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजिली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एनरोल्ड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। और जैसे ही हमारे कोर्स में आप एनरोल करते हो तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पर मिल जाता है, जिसके अंदर हम यहाँ पर आपको वीडियो क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर पूरा सिलेबस यहाँ पे जो है कवर होता है डिटेल मैनर में क्वेश्चंस की फॉर्म में। और हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई PDF नोट से प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सको। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में एनरोल जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा समर 2023। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे
मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स